ना सर वो है ना, एक मेरे पास भी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस था सर वो ना क्लाइंट को कल लेके आऊंगा, तो अगले दिन 11 बजे तो आते हैं लोग, बात करते हैं। तो ये खुद डॉक्टर होगा ना? नहीं सुनिए जी, टूटी चप्पल, फटा पजामा, बटन शर्ट के टूटे हुए, ये थे 2 लोग, अस्पताल चला रहे थे गुड़गांव के अंदर। और केस पता क्या था, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, ये 2 गधे थे जो उसमें पहले पीजी चलाते थे, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो उन्होंने हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर लिया और डॉक्टर से फोन पे बात कर बच्चे की डिलीवरी कर रहा था खुद। इडियट्स। उसमें कम से कम IIT के बच्चे तो दिखाए थे, मतलब उस इस तरह के। ये अनपढ़ थे, 12वीं भी नहीं करी थी। गुड़गांव के अंदर 50 बेडेड हॉस्पिटल मतलब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर अप्रूव्ड था, सर्टिफिकेट था CA का। तो कोई MBBS नहीं था इसमें इन्वॉल्व? अरे MBBS मैं कह रहा हूँ, 12वीं पास नहीं थे वो, आप MBBS की बात कर रही हैं। अब यहाँ से शुरू होती है एक डॉक्टर की ग्रीड, मात्र 200 रुपए के लिए कैसे एक जीते जागते बच्चे की जान ले सकती है। कोई खांसी जुकाम के लिए जाए और उसको इंजेक्शन लगाए, सुना है कभी क्या? क्यों? क्योंकि उसने इंजेक्शन लगाने के 200 रुपए ले थे, अपनी दुकान से इंजेक्शन बेचना था, 50-100 रुपए का वो बेचना था। ये जो 100-200 रुपए डॉक्टर्स होते हैं ना, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड ट्रेन नर्सेस। तो एक काम वाली जो बाई होती है उसी को रख लेते हैं कि बेटा तेरे को इंजेक्शन लगाना सिखा दिया, तेरे को ग्लूकोज लगाना सिखा दिया। जो वहाँ पे जेनिटर का काम करती थी उसको बोला कि जा इसको इंजेक्शन लगा दे, उसने सोचा इंटरवेनस नहीं लगाना, उसने नस में दे दिया। इमीडिएटली देयर वाज अ रिएक्शन। जब बॉडी अपना खुद का दुश्मन बन जाती है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, उसके बाद डॉक्टर ने उसको एम्बुलेंस में नहीं भेजा, दूसरे अस्पताल मारुति सिलेरियो कार में भेजा, लड़की मर गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को फोर्स किया गया, पुलिस को पैसे खिला के पूरी कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन ना हो, मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड को पैसे खिला के, या फिर तू भी डॉक्टर मैं भी डॉक्टर मेरी रिपोर्ट ना खराब करी हो, उनसे गलत रिपोर्ट लेके क्या आप 5वीं क्लास से तेज हैं वाले कंपटीशन क्वेश्चन को ले जाए और बच्चे से पूछे बेटा ये रिपोर्ट ठीक है क्या? मेडिसिन के नाम पे उसको बायोलॉजी का भी कुछ नहीं आता होगा अभी 5वीं क्लास, वो भी कह देगा दिस रिपोर्ट इज नॉनसेंसिकल। वो रिपोर्ट कौन बनाता है? 6 डॉक्टर। तो पहले एक डॉक्टर जिसने मारा, फिर 6 डॉक्टर जिन्होंने उस डॉक्टर को बचाया। तो जब मैं ऐसी स्टोरी लिखूंगा तो टाइटल क्या मेरे जहन में डॉक्टर डेथ नहीं आएगा? तो इस डॉक्टर को कोई सजा मिली? इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं है। इस डॉक्टर ने मेरे पे जानलेवा हमला किया था। Because you took up this case. I took up this case. तो मैं वो बात करने डॉक्टर के पास गया। Okay. When they assaulted me. और जब उन्होंने मेरे को असॉल्ट कर लिया, उनके हाथ लगा मेरा आई कार्ड, उसमें लिखा हुआ कि मैं एक वकील हूँ, और मेरा बार काउंसिल का आई कार्ड था, यानी चंडीगढ़ हरियाणा का था। तो उनको लगा मैं बड़ा वकील हूँ, तो उन्होंने कहा यार ये तो वकील है, अगर जिंदा रह गया अधूरा तो कर दिया, तो ये परेशान करेगा। फिर डॉक्टर की माँ ने कहा उसको यही निपटा दो, तो अस्पताल बंद करा देगा। Then they assaulted me with a pair of yellow scissors, कंप्लेंट में है ये, and that was the only moment when I retaliated. Fortunately मैं तब तक पुलिस वाले आ गए तो मैं बचा, इसलिए मैं आपके सामने हूँ आज। ये डॉक्टर है, he is a doctor। ये 2013 की घटना है, किडनी स्टोन था उसको। डॉक्टर ने कहा 5 अप्रैल 2013 को लड़का खुद ड्राइव करके जाता है, 6 अप्रैल 2013 को उसकी ऑपरेशन होती है, सुन नहीं पाओगे आगे। 7 अप्रैल को उसकी किडनी निकलती है एक, फिर निकलती है दूसरी किडनी। अरे मैडम स्टोरी यहाँ तक होती तो कोई बात नहीं थी, स्टोरी तो यहाँ से शुरू हुई है। पहले निकलती है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या कह रहे हैं आप? फिर निकलती है लार्ज इंटेस्टाइन। अरे क्यों ये सब हो रहा है? इसका जो तो कसाई से क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा ना, ये क्वेश्चन वो पूछेगा जिसको आप माय लॉर्ड कहते हैं। डॉक्टर उतना इंटरेस्ट लेता नहीं है, सर्जरी करी, अपना स्टिच टुच किया, पासे मारा और गया घर, पैसे लेके गया घर। भाई अगर तू तभी ध्यान दे देता, रात को तू आ जाता, एक बार तू एक्सरे लेके स्कैन करके देख लेता, क्या होता? एक और सर्जरी करनी पड़ती ना, सर्जरी करके इंटेस्टाइन ठीक करता, बंदा तो जिंदा होता। तो जिसके जहन में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, तो मैडम उसको मैं डॉक्टर डेथ नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? गुड़गांव से हूं ना मैं, गुड़गांव तो बड़ा मशहूर है ना मेडिकल टूरिज्म हब के लिए। ये मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टेररिज्म हब है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो फोरेट टाइटनिंग में क्या होता है कि मास्क को पुल करते हैं, ऊपर करते हैं, यहाँ से जो रिंकल्स हट जाते हैं और ऊपर स्टिच कर देते हैं। जनाब की सर्जरी कहाँ हुई? डेंटल क्लिनिक में। इतने पे हिम्मत करिए, अभी बहुत कुछ है इसमें। कितने घंटे की सर्जरी? 11 घंटे की। किस पे हुई सर्जरी? डेंटल चेयर पे हुई। RCT कराने जाएंगे ना, आधे घंटे का प्रोसीजर, कमर आपकी खराब हो जाएगी। वो बेचारा 11 घंटे लोकल एनेस्थीसिया में पड़ा रहा। चले कोई बात नहीं। सर्जरी में मांस यहाँ से काटना तो डॉक्टर ने यहाँ से काट दिया। अगर उसकी शक्ल दिखा दो ना, आप कहेंगे बंदर है ये लुक्स लाइक अ बबून, आईब्रोज के ऊपर आईब्रोज, इसको आप डॉक्टर कहेंगे? बाप रे, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। ये डॉक्टर की जरूरत तो सबको पड़ती है और हम लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। जजेस वो इतने बेनेवोलेंट होते हैं, इतने मैग्नानिमस होते हैं डॉक्टर्स को लेके, तो एक भगवान का दर्जा जजों को मिला होता है, तो वो एक भगवान का दर्जा वो डॉक्टर को दिला देते हैं, और भगवान के अगेंस्ट एक्शन लेता नहीं है। तो ऐसे में इतना ये स्ट्रॉन्ग कार्टल नेक्सस बन जाता है कि एक पेशेंट उसके अंदर अपना जस्टिस की बात कर ही नहीं सकता। डॉक्टर को सजा मिली क्या? आज तक नहीं मिली। पूरे भारत में किसी डॉक्टर आज तक नहीं मिली। मामला किसका चलेगा? 304A का, मेडिकल डेथ ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस। कितनी सजा है 304A के अंदर पता है आपको? मैक्सिमम सेंटेंसेस ऑफ 2 years। यानी कि एक विक्टिम जो अपना परिवार का बंदा
होएगा, वो 20 साल मुकदमा लड़ेगा, उसके बाद भी अगर वो जीत गया तो डॉक्टर की सेंटेंस जो मैक्सिमम पॉसिबल है सिर्फ 2 साल है। और मैं लिख कर दे रहा हूँ, एफिडेविट पे ले लीजिए मेरे से, अगर डॉक्टर दोषी पाया भी गया ना, उसको 1 दिन या 15 दिन की सजा होगी। अब तो प्रोबेशन का कंसेप्ट आ गया, कहेंगे प्रोबेशन पे छोड़ देते डॉक्टर को, बिकॉज इज अ सिविलाइज्ड मेंबर ऑफ आवर सिविल सोसाइटी। निशान साहब, आपने अपनी किताब का टाइटल रखा डॉक्टर डेथ। बहुत प्रोवोकेटिव है, बहुत स्ट्रांग है, इससे ज़्यादा स्ट्रांग हो नहीं सकता। क्या वजह रही होगी कि ऐसा टाइटल आपने दिया है, डॉक्टर डेथ? देखिए, मुझे ना तो ये प्रोवोकेटिव लगा है, ना ये स्ट्रांग लगता है। ये टाइटल मेरे जहन में अपने आप आया था, और ये कोई स्टोरी फिक्शन नहीं है, ये एक मेरे लाइव केस की स्टोरी है। और नाम से आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे मैं एक डॉक्टर को डेथ से कंपेयर कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी के बारे में आइडिया जी देता हाँ, प्लीज बताइए, ये सिमरन छाबड़ा मर्डर केस क्या है? हूँ जी। उसके बाद आप प्लीज ये बता देना कि टाइटल मैंने ठीक रखा है कि गलत। अगर आपको टाइटल गलत लगेगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं टाइटल चेंज करके नई बुक छपवा दूंगा। देखिए, 22 साल की एक लड़की पीएचडी की तैयारी कर रही थी, एमए में थी, टॉपर थी। मात्र गले की खराश के लिए वो डॉक्टर के पास जाती है, और कुछ घंटों में अपने भाई के हाथ में बॉडी बैग के अंदर बंद होके आती है। कैसे, क्या हुआ है? सॉरी, मैं थोड़ा सा जब भी स्टोरी सुनाता हूँ तो आई रियली गेट वर्कड अप। देखिए, सिमरन 22 साल की थी, तो वो, उसके गले में खराश थी, नॉर्मल सीजनल फ्लू जिसको कह सकते हैं ना, गला खराब, खांसी। उसके भाई के बेटी हुई थी। तो पंजाबियों के अंदर एक फेस्टिवल होता है जिसको कहते हैं, प्रथा कह लीजिए, उसको कहते हैं छठी करना, बच्चे की छठे दिन। तो उसकी सेलिब्रेशन थी। कोरोना से भी जस्ट निकले ही निकले थे, 2023 की घटना है ये। कोरोना का कोई साल 1.5 साल ही हुआ था। तो उसके पापा ने कहा कि देख, गला तेरा खराब है, बुखार होगा, इन्फेक्शन होगा, छोटा बच्चा घर में है, और भी लोग आएंगे, तू डॉक्टर को दिखाया। इंसिडेंटली उसका भाई उससे 1 दिन पहले बीमार हुआ था, तो उसको अपने फॉलोअप चेकअप के लिए डॉक्टर को जाना था। तो कहता मैं तो जा रहा हूँ, बैठ जा मेरे पीछे। वो बैठती है, डॉक्टर को जाते हैं। अब यहां से शुरू होती है कि एक डॉक्टर की ग्रीड, मात्र 200 रुपए के लिए, मात्र 200 रुपए के लिए कैसे एक जीते जागते बच्चे की जान ले सकती है, और कैसे एक घर को नर्क बना सकती है। वो डॉक्टर उसको एक इंजेक्शन लगाता है। मुझे बताइए, आप कई बार बीमार पड़ी होंगी, साल में 2 बार मैं बीमार पड़ता हूं। हैव यू एवर हर्ड, कभी सुना है आपने कि कोई खांसी जुकाम के लिए जाए और उसको इंजेक्शन लगाए, वो भी इंट्रावीनस इंजेक्शन? सुना है कभी क्या? मैंने नहीं सुना। और मैं जब कोर्ट में दलील करता हूं जज से ये पूछता हूं, जज साहब कोर्ट में इस वक्त 100 लोग खड़े हैं, एक बंदा खड़ा होकर बता दे कि मेरे को बुखार चढ़ा था, या बुखार भी नहीं था, इसको तो बुखार भी नहीं था, और मुझे इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने। नॉट, आज तक एक बंदा मेरे आगे आके नहीं बोल पाया। तो उसको इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रावीनस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इंजेक्शन लगाने के 200 रुपए ले थे। अपनी दुकान से इंजेक्शन बेचना था, 50-100 रुपए का वो बेचना था, तो उसमें 2 पैसे बनाने थे। और इंजेक्शन वैसे नॉर्मली बिनाइन इंजेक्शन है। जो सॉल्ट का इंजेक्शन लगा उसको कहते हैं डिक्लोफेनाक सोडियम। तो एक वोवरन नाम की गोली होती है जो तमाम लोग खाते हैं, किडनी का दर्द हो, कुछ दर्द हो, वोवरन को दांत में दो, वोवरन खाते हैं। तो वो इंजेक्शन वोवरन का नहीं था, वो इट्स अ डिफरेंट ब्रांड नेम, पर सॉल्ट वही था। ये इंजेक्शन तब लगता है, वो भी इंट्रामस्कुलर, जब इंसान का एक्सीडेंट होता है, बहुत डीप पेन में होता है, या पैंक्रेटाइटिस जैसा बहुत ही हाईली पेनफुल बीमारी होती है, या किडनी का स्टोन होता है, अनबिरेबल होता है, तब लगते हैं डिक्लोफेनाक सोडियम के इंजेक्शंस। और उसको दे दिया इंजेक्शन सिर्फ उसके लिए कि भैया वो 200 रुपए इंजेक्शन लगवाई के ले लूंगा, और जो भी इंजेक्शन बेचने में पैसे बनेंगे, 15, 20, 25, 30 रुपए, मैं उसमें कमाई कर लूंगा। अब वो, अच्छा, अब ये जो 100-200 रुपए डॉक्टर्स होते हैं ना, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड ट्रेन नर्सेस। तो एक काम वाली जो बाई होती है, उसी को रख लेते हैं कि बेटा तेरे को इंजेक्शन लगाना सिखा दिया, तेरे को ग्लूकोज लगाना सिखा दिया। तो ये लड़की थी, इसका नाम था रानो, जो वहां पे जेनिटर का काम करती थी। और ये हमें बाद में पता चला जब हमने तहकीकात की। उसको बोला कि जा इसको इंजेक्शन लगा दे। मूड बुद्धि,
डॉक्टर ने नहीं कहा होगा उसको कि इंट्रावेनस लगा, उसने सोचा इंट्रावेनस ही लगाना, उसने नस में दे दिया। इमीडिएटली देयर वाज अ रिएक्शन। उसको एनाफिलिक्सिस कहते हैं मेडिसिन की भाषा में, जब बॉडी अपना खुद का दुश्मन बन जाती है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। 30% ऑफ द मॉइस्चर, यानी हमारी जितना द्रव्य पदार्थ हमारे शरीर में है उसका 30% पहले कुछ मिनटों में निकलता है। सोचो, इतना यूरिनेट करता है बच्चा, पेशेंट इतना स्वेट छोड़ता है। उसके बाद डॉक्टर ने उसको एम्बुलेंस में नहीं भेजा, दूसरे अस्पताल मारुति सिलेरियो कार में भेजा। मारुति सिलेरियो कार में लड़की मर गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की मर गई, देयर इज अ मेडिकल नेग्लिजेंस केस। लड़की के परिवार के पास कुछ राइट्स हैं, बोथ सिविल में और क्रिमिनल में, वो उसको एक्सरसाइज कर ले, इतना तो हक बनता है ना उनका। मैडम, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को फोर्ज किया गया, पुलिस को पैसे खिला के पूरी कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन ना हो, मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड को पैसे खिला के, या फिर क्विड प्रो को, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, कि मैं तू भी डॉक्टर मैं भी डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट ना खिलाफ करी हो, उनसे गलत रिपोर्ट लेके। मैं तो अगेन कोर्ट में ये दलील देता हूं कि इस रिपोर्ट को दिखाकर, एक होता ना पहले एक कंपटीशन आता ना, क्या आपका दिमाग 5वीं क्लास से तेज है, मैं बिल्कुल ये एग्जांपल देता हूं कि क्या आप 5वीं क्लास से तेज हैं वाले कंपटीशन क्वेश्चन को ले जाए और बच्चे से पूछे बेटा ये रिपोर्ट ठीक है क्या, मेडिसिन के नाम पे उसको बायोलॉजी का भी कुछ नहीं आता होगा अभी 5वीं क्लास, वो भी कह देगा दिस रिपोर्ट इज नॉनसेंसिकल, एब्सर्ड। वो रिपोर्ट कौन बनाता है? 6 डॉक्टर। तो पहले एक डॉक्टर जिसने मारा, फिर 6 डॉक्टर जिन्होंने उस डॉक्टर को बचाया। तो जब मैं ऐसी स्टोरी लिखूंगा तो टाइटल क्या मेरे जहन में डॉक्टर डेथ नहीं आएगा। सही। यही स्टोरी है बस। इतनी सस्ती जान है हिंदुस्तान में। क्या रहा, इंसाफ मिला, क्या हुआ बताइए, तो आगे बताइए। देखिए, मैं ना सिमरन की स्टोरी पे जाने, क्योंकि सिमरन की स्टोरी हैज वर्कड आउट प्रीटी वेल, मतलब जैसे वर्कड आउट प्रीटी वेल इन द सेंस कि इसमें हम लोग काफी अच्छा, आज तक शायद, मतलब केस बिल्डिंग हो सकी। हाँ, आज तक शायद क्रिमिनल केस को इतना अच्छा बिल्डअप हो नहीं पाया ओह। जितना ये कर पाए। उसमें परिवार का बहुत हाथ है, परिवार में जो शक्ति रहे लड़ने की। अच्छा, इसमें आपको बता दूं, इस डॉक्टर ने मेरे पे जानलेवा हमला किया था। बिकॉज यू टुक अप दिस केस। आई टुक अप दिस केस। तो मुझे मारने की कोशिश की गई, आई वॉज ब्रूटली असॉल्टेड। और आगे बात चलेंगे तो करेंगे तो मैं बताऊंगा कि मैंने इसके अंदर ना जुडिशरी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, काफी अपशब्द लिखे। मैं धमकी भी फेस कर रहा हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, बट दैट्स ओके। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर्स ने मिल करके पूरे इन्वेस्टिगेशन को खराब किया, वो एक बात है, जुडिशरी ने भी इसमें इंसाफ नहीं दिया। मेरे वाले केस में, जो मेरे असॉल्ट वाला था ना। हाँ, अच्छा, आपके असॉल्ट, मेरे assault वाला। आपके ऊपर जो असॉल्ट हुआ, मेरे पर जो असॉल्ट हुआ तो इस डॉक्टर को कोई सजा मिली? इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट दैट इजी। नहीं मिली। इतना आसान नहीं है। हम देखते हैं लोग, अभी एक डॉक्टर कोई नरेंद्र यादव करके, उसने 7 लोगों की जान ले ली, और वो कार्डियक सर्जन अपने को बताता था। आप ये सोचिए इस देश में क्या हो रहा है, कोई कार्डियक सर्जन में रह के अब किसी का दिल चीरे डाल रहा है। और जिन लोगों की उसने जान ली, उसमें एक, मेरे ख्याल से, इफ इन केस आई एम नॉट रॉन्ग, छत्तीसगढ़ का फॉर्मर जो असेंबली स्पीकर भी था। हैं? पावरफुल पीपल। ये कितना सैड है। देखिए, इससे भी बाप आपको रे। और मर्म वाली स्टोरी सुनाता हूँ आपको। अच्छा। ये तो कुछ भी नहीं है। सिमरन इज क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज इंसिडेंटली सिमरन की एज और मेरी बेटी की एज है कि ये, हाँ। तो मेरे को उसमें अपनी बेटी नजर आती थी। ये 2013 की घटना है। हम्म। उसका केस भी मैं ही कर रहा हूँ। तो उसमें 32 साल का एक लड़का, मतलब आदमी का लीजिए, शादीशुदा, एक बच्चे का बाप, किडनी स्टोन था उसको। तो डॉक्टर ने कहा कि पहले तेरा यूरेथ्रा में है, पेशाब की नली में, और एक स्टोन तेरा किडनी में है। हम्म। तो ये यूरेथ्रा वाला तेरे को ज्यादा परेशान कर रहा है, पहले वो निकाल देते हैं। सर्जरी हुई, निकाल दिया। परिवार का कह रहा है कि स्टोन बड़ा कहा था, निकला छोटा, बट दैट्स ओके, विल उसमें ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि एविडेंसेस हमारे पास है नहीं। फिर डॉक्टर एक दिन का टाइम देता है, एक दिन टाइम देता है उसको, नवंबर 2012 में, कि भाई मैं अस्पताल बदल रहा हूं।
मैं कोलंबिया एशिया अस्पताल सेक्टर 23 में या 22 में गुड़गांव में है, वहां से शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं दूसरे अस्पताल में जा रहा हूँ मैक्स में, तो वहां तेरी सर्जरी करूंगा क्योंकि वहां पे इक्विपमेंट अच्छे है। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो सब करते करते उसकी सर्जरी टलती है और उसको सर्जरी के लिए टाइम देता है आई गेस 5 अप्रैल 2013, नॉट श्योर, मेरे ख्याल से हाँ 5 अप्रैल 2013 को लड़का खुद ड्राइव करके जाता है। 6 अप्रैल 2013 को उसकी ऑपरेशन होती है। सुन नहीं पाओगे आगे। 7 अप्रैल को उसकी किडनी निकलती है एक, फिर निकलती है दूसरी किडनी। हैं? जिएगा कैसे? हाँ, ऑर्गन निकाल लिए? दोनों। किडनी स्टोन से, किडनी स्टोन की सर्जरी हुई, रात भर वो बंदा ब्लीडिंग करता रहा, उसके यूरेथ्रा, उसके यूरिन बैग में ब्लड भरता रहा, डॉक्टर को फ्रेंटिकली फैमिली फोन करती रही और डॉक्टर आया नहीं। और अगले दिन डॉक्टर सुबह 6 बजे आता है, आते ही उसको रिकवरी रूम से वापस आईसीयू में शिफ्ट करता है और फिर कहता है कि किडनी में इंफेक्शन हो गया है, फिर कहता है किडनी खराब हो गई है, फिर कहता है कि एक किडनी खराब हुई है, फिर कहता है दूसरी किडनी खराब हुई है। दोनों किडनियां गई। अरे मैडम, स्टोरी यहां तक होती तो कोई बात नहीं थी, स्टोरी तो यहां से शुरू हुई है। अब क्या बचा उसमें? पहले निकलती है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कह रहे हैं आप? ये कोई गाड़ी है जिसके स्पेयर पार्ट्स निकाले जा रहे फिर निकलती है लार्ज इंटेस्टाइन। हैं? अरे क्यों ये सब हो रहा है? दिस इज इसका जो तो कसाई से ये भी क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा ना, ये क्वेश्चन वो पूछेगा जिसको आप माय लॉर्ड कहते हैं। ये प्रश्न तो वो पूछेगा ना, मेडिकल एथिक्स बोर्ड की रिपोर्ट बनाने वाला, मैं थोड़ी कोई पूछूंगा। लॉजिक होगा ना, कुछ तो जस्टिफाई कर रहे होंगे कि ये इसके टुकड़े टुकड़े क्या कर रहे मैं हैं ऑर्गन्स। हाँ, तो उन सिंपल the kidney failed due to infection and then there was infection which spread into intestines and now the patient is going to shock if we don't treat it in another 30-40 minutes. We have to take the intestine out, otherwise he'll die. You're going to lose the patient. पेशेंट के अनपढ़ बेचारे परिवार वाले क्या कहेंगे? कर दो, हाँ? यही कहेंगे ना। हाँ, ये सोचा कि इंटेस्टाइन के बिना कैसे जिएगा? ये सोचा, ये उससे किसी ने पूछा कि जब यूरिन से भरा हुआ बैग निकल रहा था तब तू क्या कर रहा था? ब्लड से भरा हुआ यूरिन। सॉरी, ब्लड से भरा हुआ जो बैग निकल रहा था तब तू क्या कर रहा था? और उसमें कुछ नहीं हुआ जब वो किडनी के स्टोन की सर्जरी कर रहा था। सो देयर इज अ टेलीस्कोप व्हिच हैज टू गो। तो एक छेद किया, टेलीस्कोप गया। अब दिस एब्डोमेन एरिया जो है ना, इसके बहुत एब्डोमिनल कैविटी में गट के अंदर बहुत से ऑर्गन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर है, पैंक्रियास, सब फैले हुए, सब टाइटली पैक्ड है। तो क्वाइट पॉसिबल कि वो जो कटर के साथ गया होगा उसने इंटेस्टाइन को कहीं रप्चर किया होगा, वहां से ब्लीडिंग हुई होगी, उसने उस रप्चर को देखा नहीं होगा, वहां से ब्लीडिंग होती रही होगी। अब गट के अंदर क्या है, अगर मेरे जो गट के अंदर जो बैक्टीरिया वायरसेस है ना, इनको अगर मैं तोलूं, मेरे एग्जैक्ट मैंने नहीं पता, पर मेरे ख्याल से 300-400 ग्राम के होते, इतने ट्रिलियंस में है, बट दे आर ऑल सिक्योर्ड इन द गट। यस, वो अगर कहीं दूसरी जगह चले जाएं तो तो इन्फेक्शन कर देंगे। हाँ, काम बिगड़ जाता है। पर अब वो गट में ही है, अब इंटेस्टाइन में आपके रप्चर हो गया तो इन्फेक्शन तो जाएगा जाएगा। हाँ। तो अब इंटेस्टाइन्स या अंदर कहीं जहां ब्लीडिंग शुरू हुई, वो ब्लीडिंग कहाँ निकलेगी? आपके यूरेथ्रा के यूरिन के थ्रू निकलेगी, तो वहां से बैग निकलता गया। अब देखिए, जब सिमरन का, अब मैं दोनों कहानी को जोड़ के दिखाता हूं, जब सिमरन का एनाफिलेक्सिस हाइपर रिएक्शन हुआ, परिवार ने जब शोर मचाया, तो उसकी नर्स ने क्या कहा? ये नॉर्मल है, ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। जब इसके ब्लीडिंग हुई तो उसके पैरामेडिक स्टाफ ने क्या कहा? ये नॉर्मल है, ऐसा ही है, ऐसे ही होता है, ठीक हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड। और डॉक्टर उतना इंटरेस्ट लेता नहीं है, सर्जरी करी, अपना स्टिच टुच किया, पासे मारा और गया घर, अपना पैसे लेके गया घर। तो अब यूरिन, अब जब आपका वहां से गट से आपका जब निकला बैक्टीरिया वायरस जो भी है, तो आपकी किडनी में जाएगा, वहां पे इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन हो गई तो किडनी डैमेज होगी। अब जब मैं डॉक्टर के एंटीसीडेंट्स देखता हूं, तो डॉक्टर की किडनी बेच भी दी हो आजकल। ये Yes. सब देखने के देयर इज नथिंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल। भाई अगर तू तभी ध्यान दे देता, रात को तू आ जाता, ब्लीडिंग हुई है देख लेता, कितनी सीवियर ब्लीडिंग हुई है, एक बार तू एक्सरे लेके स्कैन करके देख लेता,
क्या होता, एक और सर्जरी करनी पड़ती ना, सर्जरी करके इंटेस्टाइन ठीक करता, बंदा तो जिंदा होता। तो जिसके जहन में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, तो मैडम उसको मैं डॉक्टर डेथ नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? निशांत वर्मा कहूंगा। सही बात है। बाप रे बाप। चलें, ये तो आप कह रहे हैं कि 2 लोग मर गए। अब आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। रे बाप रे बाप। एक साउथी नेशनल है, गुड़गांव से हूं ना मैं। गुड़गांव तो बड़ा मशहूर है ना मेडिकल टूरिज्म हब के लिए। हाँ, ये मेडिकल टूरिज्म मेडिकल टेररिज्म हब है। मेडिकल टेररिज्म हब। इट्स अ मेडिकल टेररिज्म हब। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वो बेचारा आता है अपनी बीवी का आईवीएफ करवाने। आईवीएफ करवाने आता है तो मन में ख्याल आता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी भी अच्छे दाम पे हो जाती है, तो हम है ना फोरहेड टाइटनिंग सर्जरी करा लेते हैं। तो फोरहेड टाइटनिंग में क्या होता है कि मास्क को पुल करते हैं, ऊपर करते हैं, यहाँ से जो रिंकल्स हट जाते हैं और ऊपर स्टिच कर देते हैं। जनाब की सर्जरी कहाँ हुई? डेंटल क्लिनिक में। हाँ, सुनते जाइए, इतने पे हिम्मत करिए, अभी बहुत कुछ है इसमें। डेंटल क्लिनिक में कितने घंटे की सर्जरी? 11 घंटे की। किस पे हुई सर्जरी? डेंटल चेयर पे हुई। आरसीटी कराने जाएंगे ना आप, आधे घंटे का प्रोसीजर, कमर आपकी खराब हो जाएगी। 6 बार उठेंगे, 6 बार उठेंगे, 6 बार डॉक्टर साहब एक मिनट रुकना प्लीज, मेरे को सीधा होना, करोड़ दिल नहीं है। वो बेचारा 11 घंटे लोकल एनेस्थीसिया में पड़ा रहा। चले कोई बात नहीं। सर्जरी में मांस यहां से काटना तो डॉक्टर ने यहां से काट दिया। अगर उसकी शक्ल दिखा दो ना, आप कहेंगे बंदर है ये, ही लुक्स लाइक अ बबून। आईब्रोज के ऊपर आईब्रोज, इसको आप डॉक्टर कहेंगे? विल यू कॉल हिम अ डॉक्टर जो ये करेगा? मतलब ये तो शायद अगेन वही, क्या आपका दिमाग 5वीं क्लास से तेज है? इतना तो आप रिस्क समझेंगे ना कि इफ इन केस देयर इज अ कट, देयर हैज टू बी अ स्टिच। अगर कहीं स्टिच लगेगा तो उसका स्टिच मार्क रह सकता है, तो स्टिच मार्क यहां पे छुपेगा, ये यहां पे छुपेगा, ऑब्वियसली हेयर लाइन के नीचे ना। हाँ, एस्थेटिक सर्जरी वाले ये बेसिक बातें सब जानते हैं। तो मैडम मैं अब उसको डॉक्टर डेथ नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? ये सारी घटनाएं अभी तक जो आपने बताई ये गुड़गांव में हो रही हैं। नहीं, और भी किस्से हैं जो मैं गुड़गांव से ये बाहर के, सोच पर रही मेरे हूँ ख्याल कि से ये मैं तो सिर्फ उसको और ज्यादा वो नहीं कर हाँ, सकता कि जो उसको वीडियो को देखो रोते रहे। मैं यही सोच रही हूँ कि ये अभी एक टेरिटरी है छोटी सी, जहाँ आप हैं, आप वहाँ से आते हैं, तो आपने वहाँ ये सब डील किया, हैंडल किया है। नहीं, मैं और आपको और सुना देता हूँ गुड़गांव की। ऐसी चिंता ना करें, गुड़गांव में बहुत केसेस होते हैं, और गुड़गांव में केसेस, सोचिए गुड़गांव में केसेस होते हैं, यहाँ पे लोगों में जागरूकता है तो एटलीस्ट रिपोर्ट हो जाते एग्जैक्टली, हैं। मैं यही कहना चाह रही हूँ, इट इज़ नॉट कि सिर्फ गुड़गांव में हो रहे हैं। हमें गुड़गांव को नहीं बदनाम करना है, हम यारा ये कहने का मतलब है ये कहीं भी हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ जागरूक लोग हैं। तो आपके और आप एक केस को पर्टिकुलरली जानते थे, तो आपको ये एहसास हुआ और आपने इसको लीगल लेवल पर। बाप रे, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, ये डॉक्टर की ज़रूरत तो सबको पड़ती है और हम लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। क्या हो, मेरे कैसे को यकीन करें डॉक्टर्स पे अब? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक किताब है डॉक्टर्स डायलेमा, या उसके एक कोट आपको बता देता हूँ, हालांकि वो मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड नहीं है, पर उसमें कोट है, हम्म, ऑल प्रोफेशंस आर कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट लेटी। उसमें ऑल प्रोफेशंस में एडवोकेट्स भी आते हैं ठीक है, और लेटी का मतलब लेमैन हो गया। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, जो भी प्रोफेशनल होता है ना, वो अपने प्रोफेशन में अच्छा, इसको ना कई तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, तो उसको अगर आप शैलो तरीके से लेंगे तो ये लेंगे कि भैया मैं तो एक एज अ प्रोफेशनल मैं कॉन्स्पायर करता हूँ लेमैन को बेवकूफ बनाने के लिए। हम्म, नहीं, इसका सिर्फ वो मतलब नहीं है। तो देखिए, इफ इन केस आई हैव टू एडवांस माई ओन प्रोफेशन, मेरे को अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, मुझे कई बार एक्सपेरिमेंटेशन भी करनी पड़ती है, परफेक्टली फाइन। मैं अगर अपने प्रोफेशन का एग्जांपल हूँ, कई बार ऐसा केस होता है जिसमें मेरे को लगता है कि 1 2 3 तरह से कर सकते हैं, तो वो क्लाइंट को बोलते हैं यार ये प्रोज कॉन्स हैं, ऐसे करके देख लेते हैं। हम्म, कई बार हम कहते हैं यार ऐसे करके देख लेते हैं, इसमें नुकसानों की संभावना ज्यादा है पर फायदे की संभावना भी ज्यादा है, पर डोंट वरी,
आई विल टेक केयर ऑफ द लॉस, इट्स नॉट दैट आई एम गोना पे। ठीक है, अगर मेरे को उसके लिए अपील जाना पड़ा मैं फ्री में कर दूंगा। और कई बार होता है कि भैया यार नहीं कर पाया आज, अच्छा हम गलती मान लेते हैं, थोड़ा गुस्सा होगा, चिल्लाएगा, इट्स ओके, उसका नुकसान हुआ है। प्रॉब्लम इंसान से गलती हो जाती है उसकी नहीं है, प्रॉब्लम होती है कि जब उसकी जो राइट है ना, आप जस्टिस लेने की, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो मेरी फंडामेंटल राइट है, अब मेरे को जो डिवाइड मी ऑफ दैट। और अफसोस की बात यह है कि मेडिसिन जो प्रोफेशन है, इसमें डॉक्टर जो ना हायर स्टेटा में आता है सोसाइटी के, तो उसकी डीसी से भी अच्छी पहचान होगी, जो डिप्टी कमिश्नर होगा, और किसी ना किसी आईएमए सर्कल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सर्कल के थ्रू एमएलए से भी जान पहचान होगी, एसीपी डीसीपी कमिश्नर से तो दे विल बी हैंड इन ग्लव। जजेस, आई डोंट नो व्हाई दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा दे आर स्केयर्ड ऑफ, बट वो इतने बेनेवोलेंट होते हैं, इतने मैग्नानिमस होते हैं डॉक्टर्स को लेके कि उनके, मैं अभी आपको 2-3 जजमेंट का हवाला दूंगा, तो वो उनको भगवान, तो एक भगवान का दर्जा जजों को मिला होता है, तो वो एक भगवान का दर्जा वो डॉक्टर को दिला देते हैं, और भगवान के अगेंस्ट एक्शन लेता नहीं है। तो ऐसे में इतना ये स्ट्रॉन्ग का नेक्सस बन जाता है कि एक पेशेंट उसके अंदर अपना जस्टिस की बात कर ही नहीं सकता। और सिमरन वाले केस में मैंने फर्स्ट हैंड ये चीज महसूस करी है, और मेरे को ये बुक लिखने की जरूरत भी इसलिए महसूस हुई कि मैं लोगों को बता पाऊं कि देखो, अगर तुम मेडिकल नेग्लिजेंस में गए तो किस तरह की मुसीबतें आएंगी। और अच्छी बात यह है, वी वर एबल टू क्रॉस ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स। तो कैसे क्रॉस किए, कैसे, ठीक है, मेरे पे असॉल्ट हुआ, मेरी जान को खतरा था, आज भी मेरी जान को खतरा है, मेरे बेटे की जान को खतरा था, इसलिए मैंने उसको इंडिया से बाहर पढ़ने भेज दिया। देयर वर थ्रेट्स गिवन टू मी कि तेरा बेटा 18 साल का जैसे ही होगा, वी विल स्पॉइल हिज लाइफ। क्या एक जो नर्स मेरे खिलाफ गवाही दे सकती है, वो नर्स एक झूठ में बयान ये तो देना ना कि इसका बेटा था, उसने मेरे पे मोलेस्ट किया है, बात खत्म थी ना। सिमरन के केस की वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है? जी हाँ। तो आप एक वकील के तौर पे सिमरन को इंसाफ दिलाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आप ये सब झेल रहे हैं, और ये क्रिमिनल चीजें हो रही हैं आपके साथ, यानी कि डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से, और आप क्रिमिनल लॉयर हैं। जी अच्छा। और ये फैक्चुअल है, इसकी एफआईआर दर्ज है, कोर्ट्स में केसेस हैं, तो इट्स नॉट दैट आई एम मेकिंग अ स्टोरी। एफआईआर दर्ज है, मतलब एफआईआर नंबर मैं दे सकता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जो ग्रीड रिलेटेड है, ये नहीं कि भाई गलती से हो गया, ये लालच से हुआ, ये लालच से जो जान गई, उसका इंसाफ दिलाने के लिए वकील साहब लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो इतना मजबूत है डॉक्टरों का सिस्टम, माफिया जैसा एक्ट करेगा, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और आप जो हैं, मतलब आपकी बात, आपकी सुनवाई कहाँ है, आप कहाँ जाएंगे इसके बाद? चलिए आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये डॉक्टर इतना स्ट्रांग है? द आंसर इज नो। तो सड़क छाप डॉक्टर है, इसको औकात, अच्छा, इसकी औकात कुछ है ही नहीं। ओके। मतलब मैं वकील ना भी हूँ तो भी मेरे आगे इसकी औकात कुछ नहीं है। ओके। और ये दम के लिए नहीं कह रहा, वैसे ही बता रहा हूँ, बट मैं उसका नाम इसलिए नहीं दे रहा, ये नहीं कि मैं डरता हूँ, नहीं इसलिए दे रहा, मैं उसको 2 कौड़े के आदमी को पब्लिसिटी नहीं देना चाहता। अब समझिए बात को, और यहां पे आता है हमारा तंत्र, जुडिशरी। और जुडिशरी की, मुझे गुरेज ने शब्द करने यूज करे थे, बेवकूफी है। ओके। मुझे गुरेज नहीं है, कोई कंटेम्प्ट में जाना तो मैं प्रूव कर दूंगा, मैं वो चीज बोलते नहीं जो मैं प्रूव ना कर सकूं। अब करूंगा, वैसे कभी करूंगा। देखिए, अगर मेडिकल नेग्लिजेंस की कंप्लेंट होगी तो एज अ प्रोसीजर वो जाएगी मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड के पास। जी। मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड को हरियाणा के अंदर, हर स्टेट का अपना सिस्टम होता है, मैंने हरियाणा का सिस्टम स्टडी किया है क्योंकि हरियाणा में काम करता जाता। तो यहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड को हेड करता है चीफ मेडिकल ऑफिसर। ओके। अब चीफ मेडिकल ऑफिसर जो गुड़गांव का होगा, ही हैज टू बी वेरी स्ट्रांग मैन। वो बहुत स्ट्रांग आदमी होगा, क्योंकि गुड़गांव में चपरासी पोस्टेड अगर होता है, वो सीएम की मर्जी से ही होता है। तो वो एक तो वहां का लोकल एमएलए, जितने 5-6 हैं, आपका एमपी और सीएम, तीनों से
वेरी वेल कनेक्टेड होगा। अब उसने तो पहले मजे में रिपोर्ट बना कर दे दी, जो भी पैसे पुसे खा गया दोस्ती यारी में, रिपोर्ट बना कर दे दी, एक्सोनरेट कर दिया। उसको तो पता नहीं था कि निशांत नाम का एक पागल वकील है, जिसको उसके अंदर अपनी बेटी नजर आनी शुरू हो जाएगी और पर्सन ले लेगा। भाई मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड की रिपोर्ट्स को चैलेंज करता ही कौन है? कोई नहीं करता। रिपोर्ट आती है, अपना लुक सपेट के बैठ जाते हैं, मैटर एंड्स। अब जब चैलेंज कर दिया तो रिपोर्ट तो गलत प्रूफ होगी, कोई रिपोर्ट तो गलत है, नौकरी तो उसके खतरे में पड़ेगी ना मैडम। अब मामला ट्रांसफर हो गया। नाउ आई एम फाइटिंग द एंटायर सिस्टम, क्योंकि उसके पास कमिश्नर की बैकिंग भी है, उसके पास एमएलए की बैकिंग भी है, उसके पास एमपी की बैकिंग भी है, उसके पास सीएम की बैकिंग भी है। तो मैं अकेला लड़ रहा हूं पूरे हरियाणा सरकार के सिस्टम से। सो दिस फाइट इज अगेंस्ट द सिस्टम। ये प्रॉब्लम हो गई। अगर मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड की रिपोर्ट नहीं आई होती और ये क्लाइंट मेरे पास पहले आ गया होता और मैंने तब इसको केस को लिया होता, तो शायद मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड को मैं इतनी इंडिपेंडेंस देता ही नहीं कि वो गलत रिपोर्ट बनाए। पर चूंकि वो रिपोर्ट ना चुके थे, फंस गए। वो आके कोर्ट में कह ही नहीं सकते साहब हमसे गलती हो गई। वो एक ऐसी स्टेज पर मामला पहुंच गया जिसमें बहुत बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व है और वो कल्प्रिट है, और वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। एक वकील की जान उसके लिए कुछ भी नहीं है। समझ सकती हूँ मैं आप क्या मेरे परिवार की जान उनके लिए कुछ नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब ये नया नया केस हुआ था, मेरे पे सॉर्ट हुआ था, मेरी वाइफ को मैंने उसके बाद कभी व्हेन शी गो टू हर वर्क, मैंने कभी उसको आज उसके बाद से गाड़ी लेके जाने नहीं दी, और मैं हमेशा रास्ते बदल के जाता हूँ। कैन यू इमेजिन? पिछले 2-1.5 साल से मैं रास्ते बदल बदल के जाता हूँ। मैं कोर्ट के अंदर एक जगह गाड़ी पार्क नहीं करता, कोर्ट के अंदर एक जगह बैठता नहीं हूँ। गुड़गांव कोर्ट में बैठना बंद कर दिया है। 80% टाइम आई स्टे इन माय दिल्ली ऑफिस। मैं निकलता नहीं हूँ सड़कों पे। आई एम ऑलवेज लिविंग अंडर थ्रेट। कोर्ट के अंदर मेरे पे हमले हो चुके हैं। कैन यू इमेजिन? कोर्ट के अंदर उसकी कंप्लेंट मैं डीजे को कर चुका हूं, जिसपे कोई एक्शन नहीं हुआ। कंप्लेंट कहे तो मैं आपको कॉपी प्रोड्यूस कर दूंगा। कोर्ट के अंदर, जस्ट आउटसाइड द कोर्ट। वकील साहब, ये बहुत डिप्रेसिंग है, क्योंकि जो लोग कोर्ट की तरफ देखते हैं कि यहाँ से न्याय मिलेगा, वकीलों के पास जाते हैं कि ये हमें न्याय दिलाएंगे, ये सारा भरम टूट जा रहा है। और ये भरम का टूटना भरम बना रहे बहुत ज़रूरी है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये जो आप सच्चाई बता रहे हैं इस मामले की, सिमरन के मामले की, ये बहुत, इट इज़ अ कैन ऑफ वर्म। ये क्या क्या निकल के इसमें से आ रहा है। और आपने जब इससे आप गुजरे तो आप और स्टोरीज को भी आपने पढ़ा होगा। क्या ऐसे मामलों में जहाँ मेडिकल काउंसिल मतलब जाने अनजाने पार्टी बन जाती है, क्या कभी न्याय मिला है? क्या क्या होता है ऐसे मामलों में? देखिए, न्याय की परिभाषा हर एक की अपनी होती है। मतलब डॉक्टर को सजा मिली क्या आज कभी? तक नहीं मिली। भारत में कहीं मिली? आज तक नहीं मिली। पूरे भारत में किसी डॉक्टर आज तक नहीं मिली, जितना मेरे संज्ञान में है, आज तक नहीं मिली। किसी डॉक्टर को सजा ही नहीं मिली? चलिए आपको मैं एक केस बताया तो जी। 2013 में डेथ होती है किसी की, आई गेस फोर्टिस मोहाली के अंदर, और 2014 में क्रिमिनल कंप्लेंट फैमिली फाइल करती है। या तो 2012 में डेथ हुई तो 2013 में क्रिमिनल कंप्लेंट हुई, या फिर एक साल का आगे पीछे होगा, पर 2013-14 के आसपास की बात है। तो डॉक्टर जो है वो हाई कोर्ट में आता है, और हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, टू क्वैश द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अच्छा। कब? 2015 में। यानी कि 2014 में क्रिमिनल कंप्लेंट इंस्टीट्यूट हुई, साल भर के बाद सम्मन्स हुए होंगे उसको मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर, जिसके अंदर धारा जो है वो 304 है। 304 ए क्या कहती है वो आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपको लगेगा डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो 2015 अपने जहन में डेट ले लीजिए। ये जजमेंट आती है डॉक्टर के अगेंस्ट 2024 में। ओके, 9 years। आफ्टर 9 years। क्रिमिनल कंप्लेंट कब इंस्टीट्यूट हुई? 2014 में। अब जब ये 10 साल बाद जब ये डिस्पोज ऑफ हुई और डॉक्टर की अपील खारिज हुई 482 की, 482 सेक्शन जिसके अंदर वो हाई कोर्ट गया था, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब ग्रीन सिग्नल मिला मजिस्ट्रेट को ट्रायल चलाने के लिए। ओह, वो कितने साल चलेगा? 10 साल बाद ट्रायल चलाने की इजाजत मिली है।
अब सोचिए वो कितने साल चलेगा, मजिस्ट्रेट ट्रायल है कम से कम 7-8 साल। हाँ, ये लोअर मजिस्ट्रेट होता होगा। हाँ, मजिस्ट्रेट वही हाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुडिशियल फर्स्ट क्लास, हाँ हाँ जो लोअर कोर्ट होता है हमारा। लोअर कोर्ट हाँ। तो देखिए अब 2014 में मुकदमा दर्ज हुआ, हम्म, 2024 में मजिस्ट्रेट को कहा कि तू ट्रायल शुरू कर, हम्म, पकड़ लीजिए 5 साल भी चलेगा, तो 2029 तक मामला, 2030 तक मामला चलेगा। हम्म, डेथ कब हुई होगी? 2013 में, 17 साल बाद। मामला किसका चलेगा? 304A का, मेडिकल डेथ ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस। कितनी सजा है 304A के अंदर, पता है आपको? मैक्सिमम सेंटेंसेस ऑफ 2 years। बस यानी कि एक विक्टिम जो अपना परिवार का बंदा खोएगा, वो 20 साल मुकदमा लड़ेगा, उसके बाद भी अगर वो जीत गया तो डॉक्टर की सेंटेंस जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो सिर्फ 2 साल है। और मैं लिख कर दे रहा हूं, एफिडेविट पे ले लीजिए मेरे से, अगर डॉक्टर दोषी पाया भी गया ना, उसको 1 दिन या 15 दिन की सजा होगी। अब तो प्रोबेशन का कंसेप्ट आ गया, कहेंगे प्रोबेशन पे छोड़ देते डॉक्टर को, बिकॉज इज अ सिविलाइज्ड मेंबर ऑफ आवर सिविल सोसाइटी। तो जंगे हमें ना बहुत लेवल्स पर लड़नी है। और देखिए एक चीज ना, एक और आपने बात की थी कि मैंने मेडिकल टेररिज्म वर्ड को यूज किया। हाँ। मेरे ख्याल से मेडिकल टेररिज्म वर्ड है जो काफी लोगों का आहत करेगा। मैं सही बात मैं बताता हूँ, जस्टिफाई करूंगा मैं हर वो चीज जो, ये डेथ हुई थी 27 सितंबर 2013 को, जो मैं आपको बता रहा था ना, 27 सितंबर 2013 को। देखिए एक उग्रवादी जो होता है ना, आतंकवादी जो होता है, मतलब 12 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 12 साल 11 साल बाद तो मुकदमा चलाने का इंस्टीट्यूट हो रहा है। 11 साल बाद तो ये कहा कि मजिस्ट्रेट तू ट्रायल चला ले भाई। हाँ। तो अभी वो ट्रायल चलेगा। मतलब जो मैंने आपको धर्मेंद्र शर्मा वाला केस बताया ना, ये 2013 की डेथ है, अभी एविडेंस स्टेज पे है। वकील साहब एक बात बताइए, इसमें वकील क्या कर पाते होंगे? टेक्निकल लोग तो वकील नहीं होते, ऐसा तो है नहीं कि वकील खुद भी एक मेडिसिन का डॉक्टर है और साथ में वकील भी है। तो अब आपको जब ऐसा कोई वकील मुकदमा करता है डॉक्टर के ऊपर, तो डॉक्टर के ऊपर मुकदमा करने के लिए टेक्निकल नॉलेज उसको किसी डॉक्टर से लेनी पड़ती होगी, कैसे Correct. होता होगा? तो ये डॉक्टर जो अपने पीयर प्रेशर में या कैसे उसके खिलाफ, एक ही क्षेत्र का मामला है, ज्योग्राफिकली लोकेटेड होता है, तो अब ये डॉक्टर की जो आपस में जो इनकी पीयर ग्रुप सॉलिडारिटी है, वो भी अड़ती होगी आकर के। मैं भुक्तभोगी हूँ भाई। अच्छा, ये भी हुआ? नॉट इन अ सिंगल डॉक्टर केम फॉरवर्ड, एक भी डॉक्टर आगे नहीं आया जिसने मेरे को लिखित में ओपिनियन देने की बात की हो। दे आर फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, डोंट वरी। अच्छा, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। मगर इसमें नहीं बोलेंगे। नहीं, सो अच्छी बात ये थी, उन्होंने कहा यार बता देते रहो सबको, लिख कर देंगे। 2 बातें हैं अब इसमें, देखिए ना 3 चीजें आ गई। एक तो डॉक्टर कहेंगे इस लिख के देने में प्रॉब्लम, वही डॉक्टर भाई भाई। जैसे आपको पता ना कि जस्टिस वर्मा के इसको एक्शन लेने को तैयार नहीं है, जज भाई भाई, ठीक है। एक वकीलों में ऐसा होता है कि वकील भाई भाई नहीं होता, एक वकील के केस दूसरा वकील आराम से खड़ा हो जाता है, ठीक है। बाकी सब कम्युनिटीज में, सब प्रोफेशन में ऐसे ही होता है कि वी बोथ आर यू स्क्रैच बाय बैक एज स्क्रैच योर्स। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड की रिपोर्ट के अगेंस्ट कौन लिखेगा? सीएमओ तो उसका करियर तबाह कर देगा। सीएमओ से तो लाइसेंस लेना पड़ता है ना। सीए अगर सपोज कर लीजिए गलती से उसके पास अल्ट्रासाउंड की मशीन है, मिसाल के तौर पे, सीएम अगले दिन पीएनसीडी की टीम भेज दे रही है, वो टीम रिपोर्ट बनाकर दे दे कि हाँ ये प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, जिंदगी खत्म। क्यों पंगे लेगा वो? चले तीसरा, कोई रास्ता ही नहीं है। तीसरा अगर तैयार होगा कि हाँ भाई चल ठीक है, तो मैं तो मुकदमे में तेरे साथ दूंगा भाई फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फिर कोर्ट में आके कौन देगा बयान? भाई कोर्ट में आके स्टेटमेंट भी तो देगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी तो होगा, फिर वकील भी तो उसको जलील करेगा, ऑपोजिट वकील जो होगा वो उसको जलील भी तो करेगा। हिज जॉब इज टू काउंटर हिम एंड कॉन्ट्राडिक्ट हिम। वो करेगा नहीं क्या? छोड़ना यार, ऐसा कर, तू है ना, तू खुद पढ़ा लिखा है भाई। देखिए मेरे लिए केस करना थोड़ा सा आसान था रिलेटिवली, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूं। मैं बहुत अभी 4-5 साल पहले ही पेशे में आया हूं। अच्छा। तो आई एम मोर ऑफ, आई स्टिल हैव दैट इंजीनियरिंग bent of mind. I still have that fundamental knowledge of decent knowledge of fundamental sciences.
तो मेरे लिए साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को पढ़ना बहुत आसान था, समझना बहुत आसान था, इसलिए वो समझाते गया, समझता गया, बाकी रिसर्च खुद करता गया। जो लोग आर्ट साइड से है, जो नॉन साइंस साइड से, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो उनके लिए क्या है कि जैसे मैंने डॉक्टर से ओरल ओपिनियन ली, आप भी ओरल ओपिनियन लीजिए। ओरल ओपिनियन के बाद एटलीस्ट आप क्वेश्चन तो फ्रेम कर सकते हैं ना, एंड देयर इज वेयर द प्रॉब्लम ऑफ द सिस्टम अराइजेस। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ना इसका ना बैकड्रॉप देता हूँ कि हाउ थिंग्स वर्क, जी। काम कैसे करते हैं। अगर मैं हरियाणा का एग्जांपल लूंगा, क्योंकि हरियाणा में केसेस में कर रहा हूँ, तो हरियाणा में क्या है कि मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड बना हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बाद ही बना था, जेकब मैथ्यू की जजमेंट है, मैं उसके भी कुछ एक्सर्ट्स अभी बताऊंगा आपको। तो उस मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड को सीएमओ हेड करता है। अब उस बोर्ड के अंदर क्या होता है कि उन्होंने कंडीशन लगा रखी है कि कोई वकील नहीं आ सकता, विक्टिम खुद आएगा। अच्छा। अब सोचिए, एक विक्टिम जिसके सामने 6 डॉक्टर्स बैठे हैं बोर्ड के, और एक डॉक्टर बैठा है अपनी पूरी टीम के साथ जिसके अगेंस्ट केस है, कितना इंटिमिडेट होगा, कितने इमोशनल क्राइसिस वो गुजर रहा होगा, राइट? क्योंकि वो तो इमोशनल क्राइसिस गुजर रहे हैं। सिमरन के केस की अगर आप किताब पढ़ेंगे ना, हर पन्ने पे अगर आप रो ना पड़े तो मैं अपना लाइसेंस सरेंडर कर दूंगा। मैंने तो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट लगाई हैं, एक्चुअल मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे वो लगाए हैं इसके अंदर, केस फाइल से निकाल के। तो अब देखिए, किसी के परिजन की मृत्यु हुई है, ही इज ऑलरेडी ग्रीविंग, यस। मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड गठित हो गया है, वहां पर गया है, तो डॉक्टर को देखते इसके कितना एंग्स्ट होगा, उसके अंदर कितना एंगर होगा, कितना उस इमोशनल आउटबर्स्ट में क्या पूछेगा वो। ट्रू। एंड व्हाट द गवर्नमेंट सेज, यू कांट कम थ्रू अ प्लीडर। व्हाई? रैशनल होकर तो मैं ही सोचूंगा एज थर्ड पार्टी, ठीक बात। जिसका इमोशनल कनेक्ट नहीं है अभी केस से, मैं ही 4 चीजें पूछूंगा ना। आप नहीं लेके आ सकते, क्यों नहीं लेके आ सकते? क्योंकि अगर मैं डॉक्टर को वहीं पे क्रॉस एग्जामिन कर लूं, देखिए अमेरिका का सिस्टम बड़ा अच्छा है। अमेरिका में कोई मैं मेडिकल, अभी यही पूछना चाहती थी, विदेशों में कैसे होता है ऐसे अमेरिका का मामले? सिस्टम बहुत अच्छा है। जी। अमेरिका में अगर सपोज कर लीजिए आपका मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, मतलब किसी का मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, तो डॉक्टर को सम्मन भेजते हैं। अब जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, वो अपना एक्सपर्ट लेके आ सकता है, खुद आ सकता है, अपना वकील लेके आ सकता है, जज के सामने और जूरी के सामने क्रॉस एग्जामिन करता है। अब मिसाल के तौर पे अगर सिमिलर वाला केस ने मेरे सामने बिठा दे इस डॉक्टर को, या मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड के लोग मेरे सामने बिठा दे, मैं उससे एक ही बार पूछूंगा, भाई इसने जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है, और ये मेरी डिफेंस है और ये मेरा अटैक है, इसको करने में कितना टाइम लगेगा? मैं मोटे तौर पे बता देता हूं। उसने कहा कि मैंने पहले, सुनते जाइएगा, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, पहले 1 से 2 मिनट तक मैंने इंजेक्शन को धीरे धीरे चलाया, फिर 1 से 2 मिनट तक मैंने वेट किया, फिर 30 से 40 मिनट तक मैंने इसको स्लो चलाया, उसके 1 मिनट बाद इसको रिएक्शन हो गई, फिर मुंह से झाग निकली, फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर लंगड़ा आया, ही इज अ फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो ही विल टेक स्वीट टाइम टू कम फ्रॉम हिज केबिन टू ट्रायज इमरजेंसी एरिया जहां पर सिमरन थी। उसके बाद डॉक्टर ने उसको एविल का इंजेक्शन लगाया, फिर एफकॉर्लिन का इंजेक्शन लगाया उसको, फिर ऐसी 6-7 एड्रेनलिन का इंजेक्शन 2 बार लगाए उसको, फिर फ्लूइड्स दिए, मतलब उसको फ्लूइड रश कहते हैं, जहां पे आप 1 लीटर की जो NaCl की जो बॉटल होती है वो चढ़ाते हैं, विद इन मिनट्स चढ़ती है, फ्लूइड रश कहते हैं उसको, ताकि क्योंकि रिफर्बिश हो जाए। ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा होता है, तो ओह। बीपी को बढ़ाने के लिए द पर्सन इज गोइंग इन शॉक एट दैट टाइम, एड्रेनलिन भी इसलिए दिया जाता है शॉक से बाहर निकले। उसके बाद उसको सीपीआर दिया, 5 साइकिल ऑफ सीपीआर। 1 साइकिल ऑफ सीपीआर का मतलब ये है कि आप तकरीबन 100 बार उसकी छाती को 1 से 1.5 इंच नीचे दबाएंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड है, छाती दबाने के लिए हाथ दिख रहे हैं, पर जोर पैर को चाहिए। सही सही। एक्शन रिएक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, डिफरेंट बॉडीज, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, राइट? यस यस यस। तो पैर नहीं काम करेंगे तो हाथ से नहीं दबा सकता। और उसने 5 साइकिल ऑफ सीपीआर दी, किसने दी पता नहीं। फिर
उसको एंडोट्रैकियल ट्यूब लगाई। एंडोट्रैकियल ट्यूब मतलब एक ट्यूब है जो मुंह से जाएगी, गले तक जाएगी, और उसके बाद उसको ऑक्सीजन दिया जाएगा। मेरा प्रश्न तो यही होगा ना, भाई साहब ये करने में कितना टाइम लगा आपको? संत आदमी हो, आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत अच्छा काम किया, बच्चे की बचाने की जान की, फिर कितना टाइम लगेगा? मैडम, हाईली स्किल्ड आदमी भी होगा ना, एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर, वो भी कह देगा साहब कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे सब करने में। 6 बार सीपीआर का मतलब ही यही है कि इट इज अ 5 बार सीपीआर का मतलब 20 मिनट गए भाई। यस यस। फिर रेस्ट भी तो देगा बीच में, छाती थोड़ी ठोकता रहेगा, गैप भी तो लेगा, देखेगा तो रिससिटेट हो रही है नहीं हो रही। एज पर द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऑफ सिमरन, वो आई थी 12:53 पे दोपहर में। अगेन एज पर द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऑफ सिमरन्स ब्रदर्स फोन, जो उसके साथ आया था, उसने 1:26 पे बाप को फोन कर दिया था, पापा सिमरन बेहोश हो गए, गाड़ी ले आओ। उसकी ट्रांसक्रिप्ट है फोन रिकॉर्डिंग के साथ मेरे पास। यानी ये वो इंस्टेंस था जब डॉक्टर ने खुद कहा था कि मैंने इलाज खत्म कर दिया था और सिमरन के भाई को बोला था उसको दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना, गाड़ी ले आ। यानी इलाज तब तक खत्म हो चुका है। अब 12:53 पे तो सिमरन वहां पहुंची है। भाई पहले पर्ची कटाई होगी, डॉक्टर बिना पर्ची को देखते नहीं, पहले फीस लेते हैं। वकील तो फिर भी कहता है ओपिनियन देता है बिना फीस लिए, डॉक्टर ने देखते बिना फीस लिए। फिर डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी होगी, बुखार चेक किया, वो लिखा है तो बुखार चेक किया होगा, बुखार नहीं था तभी लिखा 98.4। बीपी लिखा है, बीपी भी चेक किया होगा, आरबीएस लिखा तो आरबीएस भी चेक किया होगा। 5 मिनट तो लगे होंगे, तो एक तो बच गए। 1:26 पे तो उसके भाई ने कहती है पापा गाड़ी ले आओ। तो 26 मिनट में 2 घंटे वाला काम कैसे हो गया? अब प्रश्न आ गया ना, क्या आपका दिमाग 5वीं क्लास से तेज है? बात होगी ना करेक्ट? अब मुझे बताइए, जब ये दलील जज के आगे जाएगी, हाउ लॉन्ग शुड द जज टेक टू डिसाइड ऑन अ केस टू इशू समन? ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट मानती है ना आप इस बात को? अभी तो मैंने आपको और एविडेंसेस नहीं दिए, एविडेंसेस है मेरे पास कोर्ट में जो मैंने दिखाए हैं, अभी उनकी मैं जिक्र नहीं किया आपके पास। चले, मैं कहता हूं भगवान की दया से जज ने कम से कम 8 महीने में तो सम्मन जारी कर दी है। आई एम थैंकफुल टू हिम। हाई कोर्ट ने क्या किया? जुडिशरी की दुहाई देते ना आप लोग, हाई कोर्ट ने क्या किया? 1 सेकंड में स्टे दे दिया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे। अच्छा। और अभी आपको दिखाया ना, अभी आपको सुनाया ना मैंने, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर वाला केस, सम्मन कब जारी हुए थे? 2014 में, और डॉक्टर की पिटीशन कब डिसमिस हुई? 2024 में। केस कब आया था हाईकोर्ट में? 2015 में। यानी कि अगर मैं केस हाईकोर्ट में जीतता भी हूं, अगर इसी लॉजिक के साथ जाऊंगी, मेरे को लगेंगे 8 से 9 साल। क्यों? क्या हाईकोर्ट में बैठा जज जो बैठा था, व्हाट ही शुड हैव डन? भाई जस्टिस की ही बात कर रहा हूं, उसको तो देखना है ना। मुकदमा झूठा भी तो होता है, नीचे वाला जज गलती भी तो कर सकता है ना। वो कहता कि भाई ठीक है, नीचे ट्रायल चलता रहे, नीचे ट्रायल चलता रहे, बिकॉज एविडेंस की स्टेज है। तेरे अरेस्ट होने को 304 ये वैसी लगाई हुई है, बेलेबल ऑफेंस है, बेल तू वैसे करा ही चुका है, तो तेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एविडेंस प्रोसिक्यूशन लीड करना है, 246 की स्टेज है, एविडेंस मैंने लीड करना है। भाई पहले मैं, क्योंकि जो क्रिमिनल कंप्लेंट होती है ना, जो हम सीधा कोर्ट में जाते हैं, पुलिस के थ्रू नहीं जाते, उसमें 3 स्टेज पे एविडेंस देना पड़ता है। जो प्रोसिक्यूटर जो कंप्लेनेंट होता है, तो पहली स्टेज में प्री सबलिंग होती है जो हम कर चुके हैं, दूसरा होता है प्री ट्रायल, जिस चार्जेस फ्रेम होने से पहले, उसके बाद फिर ट्रायल वाला एविडेंस होगा। तो मैंने लीड करना था, मेरे को उसमें साल निकल जाना था, 4 डेटें पड़ती, तमाम तरह के लोग आने पड़ते मेरे को करने के लिए, तब तक सब आप सुनते रहते। पर आपने तो 1 सेकंड लिया, मेरे को बिना सुने सिंगल पार्टी एक्स पार्टी आपने उसको मेरे ट्रायल पे स्टे दे दी। ऐसा क्यों किया होगा? लॉजिक क्या है? प्रोसीजर ये प्रोसीजर है। वही जो अंग्रेजों ने बनाया था। अभी आपने
हाँ सीआरपीसी से बीएनएसएस किया हाँ तो आपने प्रोसीजर थोड़ी चेंज किए, नाम बदले। सिर्फ नाम बदला है, सेक्शन के ऊपर नीचे किया आपने, प्रोसीजर थोड़ी। भाई अंग्रेजों का सोचना क्या था कि नीचे के जजेस जो होंगे वो हिंदुस्तानी होंगे, सो वी मस्ट हैव कंट्रोल ओवर देम। तो जो हाई कोर्ट बनेगा, तो हमने वही जो प्रीवी काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट बना, तो हमने बस उसी 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 रंग में अपने आप को ढाल लिया, काले कोट का रंग बदला ही नहीं हमने, सब कुछ वैसे ही है। वैसे वैसे ही है। आज भी माय लॉर्ड ही कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे लॉर्ड्स हुआ करते थे। माय लॉर्ड्स क्यों कहते हैं? किसी और कंट्री में थोड़ी कहते हैं, सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में कहते हैं, या जहां पे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉर्ड्स वाला नाइटहुड वाला कॉन्सेप्ट था, सर कल्चर लॉर्ड्स वाला का था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स था। जहाँ गुलाम थे वहाँ लॉर्ड्स। वहां पे अब यूएस में थोड़ी यूर ऑनर कहते हैं या सर कहते हैं। तो हम गोरे अंग्रेज गए तो काले अंग्रेज बैठ के, दैट्स द डिफरेंस। तो मैंने तो एक वीडियो में बोला उसको, जज को, मैं जज ही इज अ डार्क सोल। तो समवन जर्नलिस्ट क्वेश्चन मी, यार आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर नहीं लगता? मैं लगा दे कंटेम्प्ट ही इज डूइंग बाय सिटिंग ऑन दैट चेयर और आई एम डूइंग। इसलिए मैंने कहा था कि मैं सीधी बातें कम करता हूँ। आम आदमी क्या बोले इसमें? उसको तो सिर्फ शौक लगे चले जाएंगे कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। जान खोई तो खोई, जो उसके बाद एक जिसके भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो सोचता है हम कुछ तो करेंगे, हमारे साथ इतना भद्दा मजाक हो गया, हम कुछ तो करेंगे। उस सेल्फ रिस्पेक्ट का मारा हुआ आदमी अगर प्रोसीजर में जाता है तो वो तो वहां पर जलील ही जलील होता चला जाएगा। जिल्लत ही है और कुछ नहीं है। मैडम मैं आपसे गुजारिश करूँ, किताब मत पढ़ता। दिस इज सो शॉकिंग। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप किताब मत पढ़ना, बिकॉज व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज जस्ट पिंच ऑफ द सॉल्ट, इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। अच्छा जी, सुनना चाहेंगे? आपने जब ये बात कही कि किसी डॉक्टर को कभी आज तक भारत में सजा ही नहीं हुई, तो मैं ये सोच रही थी कि हमें देख के खराब लगता है जब टेलीविजन पर ऐसी कोई खबर आती है कि नाराज लोगों ने अपने जो तीमारदार होते हैं ना, घर वाले, उन्होंने डॉक्टर्स को पीटा या नर्सिंग होम में दंगा किया, फसाद किया, ये सब। तो हमें लगता है कि ये वहाँ पर और भी मरीज होते हैं, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह का लगता है। लेकिन अगर कभी किसी डॉक्टर को सजा मिल ही नहीं रही है उसके गलत काम की, और देखिए अभी तो मैं इस पर जा ही नहीं रही हूँ कि कितनी तरह की नेग्लिजेंस होती है ना। कोई एक तरह की नेग्लिजेंस नहीं होती है। ये नेग्लिजेंस किस कैटेगरी में आएगी तो आप बताएंगे, लेकिन नेग्लिजेंस ग्रीड रिलेटेड होती है ना। ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें बहुत, कल मैं बात करी थी अपने एक डॉक्टर फ्रेंड से जानने के लिए, तो वो विदेश में काम करते हैं, तो वो बता रहे थे कि भारत में बहुत आसान है बच के निकलना, विदेशों में थोड़ा उसकी वजह से थोड़ा सा प्रोसीजर बढ़ जाता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन वाले जगह पर लोग भेजते हैं, खुद तुरंत कोई प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करता डॉक्टर वहाँ पे। लेकिन वहाँ पर बहुत जवाबदेही है। वो यूके में काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं यहाँ बड़ी जवाबदेही है। तो अब यहाँ पर जो बात है कि नेग्लिजेंस की कैटेगरीज हैं, भाई आपका फार्मा कंपनियों के साथ साठगांठ चल रही है, आपकी लैब्स के साथ साठगांठ चल रही है, आप बहुत से इस तरह के उन्होंने कहा प्रिस्क्रिप्शंस दे दिए जाते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स दे दिया गया या और भी इस तरह के छोटी मोटी दवाइयाँ। अब कोई भी सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं किया जाता या खुद मरीज को भी नहीं पता होता है कि वो कितना सेंसिटिव है। और इसमें उसके ओवर जो क्राउडेड प्रिस्क्रिप्शन है उसमें एक दो चीज़ें जो अदरवाइज बड़ी नॉर्मल लगेंगी, पता चला उन्हीं से गड़बड़ हो गई। तो ये इस तरह की जो कैटेगरीज है विद इन नेग्लिजेंस, अभी तो हम उस पर आए नहीं। ये तो ऐसा केस ओपन एंड शट केस है कि हंसता खेलता बच्चा गया, नौजवान बच्ची गई और लाश लौट गई थोड़ी ही घंटों में। हमारा जो लॉ है ना, इट्स कॉल्ड कॉमन लॉ, जिसको हम फॉलो करते हैं। कॉमन लॉ क्या होता है? इट्स का मतलब होता है जज मेड लॉ, जहाँ पे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर जब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई तो आने वाले, जब तक वो एज अ प्रेसिडेंट रहेगी जब तक वो कोई बड़ी बेंच उसको ओवररूल ना कर दे, दैट्स कॉल्ड कॉमन लॉ। तो ब्रिटिश टाइम से कॉन्ट्रैक्ट के लॉज हों, इवन क्रिमिनल लॉज भी हों, क्रिमिनल के सिविल के अंदर भी हो, हम बहुत सारे लॉज हमने बनाए हुए हैं जो ब्रिटिश केसेस से निकल के आए हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आई शेयर कपल ऑफ जजमेंट्स विद यू, मैं उनके एक दो लाइनें पढ़ूंगा तो नहीं, आपको बता देता हूँ उनमें क्या लिखा हुआ है। तो दो जजमेंट्स हैं, एक जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है आई गेस, और एक है मोहम्मद इशाक वर्सेस इसरार, मार्कंडे काजू साहब की।
अच्छा 2008 की आई गेस। कल मेरी उनसे भी बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे मैंने बताया कि ये वाला एपिसोड हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उन्होंने कहा मेडिकल काउंसिल एक्ट पढ़ लो और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का डॉक्टर्स डिलेमा और कोमा और ये सब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। उनको बोले कि साहब आपने ये जजमेंट ना दी होती ना, बहुत लोग बच चुके होते। मैं आपको मार्कंडे काजू साहब की जजमेंट है। मैं उनकी जजमेंट का आपको कुछ लाइनें जरूर पढ़ के सुनाऊंगा। जजमेंट के अंदर ही है, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं एक मिनट खोल लूं। ये जेकब मैथ्यूज है। क्या इत्तेफाक है, कल ही मैं उनसे बात कर रही थी, उनका फ़ोन आ गया इत्तेफाक से और हमारी बात हुई। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो आजकल, तो मैंने बताया एक इस तरह का एपिसोड मुझे रिकॉर्ड करना है मेडिकल नेग्लिजेंस पर। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने अपनी इनसाइट्स दी मुझे। ये है मार्टिन डिसूजा वर्सेस मोहम्मद इशफाक। जी बेंच है मार्कंडे काजू और आरम लोधा साहब। तो बिगर सिन वाज कमिटेड इन जेकब मैथ्यूज जजमेंट। जो सबसे बड़ी गलती हुई थी वो जेकब मैथ्यू की जजमेंट में हुई थी। तो इसमें इंग्लिश में, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में तर्जुमा कर दूंगा उसका। If the hands be trembling with dangling fear of facing a criminal prosecution in the event of failure, for whatever reason, whether attributable to himself or not, neither can a surgeon successfully wield his life-saving scalpel to perform an essential surgery, nor can a physician successfully administer the life-saving dose of medicine. क्या लॉजिक है ये? तो जज साहब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर एक डॉक्टर के ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी कि साहब उससे गलती हो गई और उसको क्रिमिनल ट्रायल फेस करना पड़ सकता है, तो वो सर्जरी ढंग से नहीं कर पाएगा। अगर ये लॉजिक मैं लगाऊं तो गाड़ी तो मैं ड्राइव कर ही नहीं सकता। भाई मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं तो एक्सीडेंट होने का खतरा तो है ना। ट्रू। तो अगर मैं उसी खतरे के को सोचता रहूंगा तो आई कैन नॉट ड्राइव द कार। मैं किसी कोई 302 यानी मर्डर के केस में अंदर है और मैं बोलूँ कि यार मेरे से अगर गलती हो गई तो उसको फांसी लग जाएगी, तो इस डर से कि उसको फांसी लग जाएगी, अगर मेरे से गलती होगी तो उसको फांसी लग जाएगी, क्या मैं बहस कर नहीं ढंग से कर पाऊंगा? ये जस्टिस काजू का जस्टिस काजू ने जेकब मैथ्यू की जजमेंट को इसमें रिएटरेट किया है। ओके रिट्रीट किया। उनके पास अपॉर्चुनिटी थी ना, हाँ वो उसमें दूसरा व्यू ले सकते थे, ले सकते इवॉल्व व्यू ले सकते थे। ले सकते हैं ना, हाँ नहीं लिया। और जब आप एक जजमेंट को दूसरे में कोट कर देते हो तो फिर देन द जजमेंट गेट्स कास्ट इन स्टोन। फिर तो बड़ी बेंच के लिए भी उसको पलटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओ ये कन्वेंशन है लीगल। ऐसे ही चलता है ना। हाँ सुप्रीम कोर्ट की बेंच को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ही करेगी ना, पर कहेगा यार व्हेन दो कोऑर्डिनेट बेंचेस ने एक बार एक जजमेंट दी तो मेरे को पागल कुत्ते ने काटा जो मैं उसको चेंज करूं। व्हाई शुड आई चेंज इट? यस I know that my language is not appropriate, but that's okay. But that's not okay, I know. But वो ये कहेगा ना कि मतलब why should I do it? Why should I do it? अब देखिए ना, आगे देखिए इसमें क्या है। जेकब मैथ्यू के अंदर जो जस्टिस काजू ने रिपीट किया मोहम्मद ये इसमें अपनी जजमेंट में, a private complaint should not be entertained unless the complainant has produced prima facie evidence before the court in the form of credible opinion given by another competent doctor to support the charge of rashness or negligence on part of the accused doctor. भाई कहां से लाएगा वो? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। कहां से लाएगा? कौन देगा? क्यों देगा? प्राइवेट डॉक्टर देगा नहीं, इसलिए आपने सरकारी बोर्ड बना दिए। लेकिन प्राइवेट का मान्य भी नहीं होता शायद। नहीं ऐसा कोई नहीं, मान्य होता मान्य होता है। हाँ। प्राइवेट डॉक्टर देगा नहीं, किसी के फटे में कौन ना गड़ाएगा। प्रॉब्लम ये है। गवर्नमेंट डॉक्टर, अरे वो तो बिक गया, इज ऑलरेडी सोल्ड आउट। अच्छा अब ये सोचिए कि एक अस्पताल जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए का हो, और गुड़गांव में ऐसे कई अस्पताल है। धर्मेंद्र शर्मा का जो केस मैंने आपको बताया वो मैक्स हॉस्पिटल सेक्टर 29 का है। छोटा अस्पताल है क्या वो? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि वकील साहब गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं, वहीं रहते हैं, इसलिए सारे केसेस गुड़गांव के सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुड़गांव में यही होता है और बाकी सब जगह अच्छा काम होता है या सही होता है, ऐसा नहीं है। ये इत्तेफाक है क्योंकि वो वहां से आते हैं, तो इसलिए हमें गुड़गांव के खिलाफ और वहाँ के डॉक्टर्स के खिलाफ और वहाँ की प्रैक्टिसेस के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं है। नहीं, मैंने आपको जो चंडीगढ़ का केस बताया था हाईकोर्ट का, मोहाली फोर्टिस का था। वो मोहाली का वो मोहाली का था, तो ऐसी बात नहीं है जो केस आएगा मैं तो वही रिपोर्ट करूंगा। ठीक है,
और ये जो 2 केस आपको सुप्रीम कोर्ट को बता रहा हूँ, उनमें से कोई भी गुड़गांव का नहीं है। ओके। ठीक है, ये हाँ। अलग जगह के है, पंजाब के, आई गेस। तो ये सरकारी डॉक्टर बिका हुआ है या वो प्रेशर में है। अब एक बड़ा अस्पताल है जो वहां पे सिटी की इकोनॉमी चला रहा है, गुड़गांव छोड़िए किसी और शहर में। तो एक अस्पताल जो 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, वो कई हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। वहां का डीसी की तबीयत खराब हुई, बड़े अस्पताल में जाएगा। एमएलए की तबीयत खराब हुई, बड़े अस्पताल में जाएगा। पुलिस वाले की तबीयत खराब होगी, बड़े अस्पताल में जाएगा, वहां पे उसका इलाज फ्री में होगा। तो वो कहेगा साहब ये कोई मर गया या धर्मेंद्र शर्मा, यार मर गया साहब, इसका 50 लाख का बिल था, हमने वही माफ कर दिया। प्रश्न तो एक, क्यों माफ कर दिया? गाड़ी तिनका था ना, तभी तो चोर है, तभी माफ किया। एनीवेज, ये फिर भी पीछे पड़ा हुआ है यार, चुप कराओ ना इसको। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, देख लेंगे। सीएमओ तो अपना ही है। सीएमओ साहब एक जरा रिपोर्ट बनाना। वैसे आपको बता दूं, धर्मेंद्र शर्मा वाले केस में सीएमओ ने रिपोर्ट हॉस्पिटल के अगेंस्ट बनाई थी, तभी एफआईआर दर्ज हुई थी। ठीक है, उसके बाद ट्रायल में थोड़ा सा हिकअप्स आ रहे हैं, चल नहीं पा रहा, चार्जेस ढंग से इन्वोक नहीं हुए, पर उसमें जो उस वक्त सीएमओ था, उसने मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड जो की रिपोर्ट थी, वो धर्मेंद्र शर्मा यानी उसकी फैमिली के फेवर में थी। वहां पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने केस को पलट दिया। मेडिकल तो काउंसिल उसने एमसीआई के अंदर अपील करी। उनका आधार क्या था पलटने का? क्या? अभी वो मेडिसिन के फैक्ट्स में नहीं जाते। अच्छा, उनको तो they have to just say one thing ना, what और doctor this is correct। ये वो केस है ना जिसमें किडनीज चली ये गई, वही केस है। इंटेस्टाइन्स बाहर आ गई। वही केस है। चिंता न करें, मैं आपके ऑडियंस को बता दूं, मैं मरने से पहले मैं नेग्लिजेंस का लॉ ठीक करवा के मरूंगा, उससे पहले नहीं मरूंगा मैं। You want me to face towards the camera and say I can reiterate to reassure them because now what we have decided, बहुत हो गया सिमरन खेलना। देखिए, मेरे लिए सिमरन वो नहीं है जो मर गई, मेरे लिए सिमरन आप हैं, मेरे लिए सिमरन मैं हूं, मेरे लिए सिमरन वो हर आदमी है जो आने वाले टाइम में बीमार होगा। और इनमें हम में से कितने ही लाखों लोग होंगे जो नेग्लिजेंस का शिकार होंगे। वो मैं भी हो सकता हूं, मेरी बेटी भी हो सकती है, मेरा बेटा हो सकता है, मेरी वाइफ भी हो सकती है। तो मैं ये केस उसके लिए नहीं लड़ रहा जो मर गई है, उसके लिए तो मैं कहता हूं कि अच्छा है जल्द शीघ्र मर गई, क्योंकि जितना कम दुख होगा उतना अच्छा। ये तो मृत्यु लोक है ना, ये दुख भोग रहे आए हैं। अभी तो आपको मैं सिमरन का एक और किस्सा सुनाऊंगा। रूह ना कपा दी ना मैंने आपकी, रूह काम चाहिए उससे आपकी। अफसोस पुलिस की, जजेस की, मेरे पे सवाल करने वाले वकीलों की, उनको पसीना तक नहीं आया, उनका बाल तक नहीं हिला। मैं बताता हूं अभी अपनी इस बात खत्म करके। तो अब हमने डिसाइड किया है कि हम दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे पिटीशन लेके कि जेकब मैथ्यू की जजमेंट को दिल्ली हाई कोर्ट तो ओवरटर्न कर नहीं सकता, हाई कोर्ट माननी पड़ेगी। ये मानते हैं, पर भाई एक प्रोसीजर तो बता दो। अच्छा, प्रोसीजर भी अभी कोडिफाइड नहीं है। नहीं है ना, प्रॉब्लम तो उसी की है ना भाई। हरियाणा में सरकार अलग तरह से मेडिकल बोर्ड बना रही है, दिल्ली में सरकार अलग तरह से बना रही है, त्रिपुरा में 29 स्टेट, 30 स्टेट, देयर आर सो मेनी यूनियन टेरिटरीज, एवरीवन इज डूइंग, हर कोई अपने हिसाब से बना रहा है। तो ये थोड़ी है कि अगर सपोज कर हरियाणा ने अच्छा मेडिकल बोर्ड बना दिया, पंजाब ने गंदा बनाया, तो हरियाणा में जो मर रहा है उसको इंसाफ मिल रहा है, पंजाब में मिल रहा है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। गलत है ना ये तो। बिल्कुल। तो सीआरपीसी तो है तो नेग्लिजेंस इज क्रिमिनल। नेग्लिजेंस चाहे प्रोसिक्यूट हो ना हो, चाहे सजा मिले ना मिले, पर है तो क्रिमिनल, है तो उसके अंदर मानसिक द्वेष, आपराधिक तत्व की जब मन में होता है, उसी को मेंसरिया कहते हैं अंग्रेजी में, उसी को क्राइम कहते हैं। तो उसको कोडिफाइड कहाँ है प्रोसीजर? सीआरपीसी में, जो अभी एनएसएस में है। तो भैया जब आपने लॉ बना रखा है मेडिकल नेग्लिजेंस का, तो इसका एक प्रोसीजर भी कोडिफाई कर। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट नहीं मांगने सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा, फिर देखेंगे कुछ तो करेंगे, फिर सरकार से पूछेंगे। विदेशों से भी तो आप इंसिडेंसेस ले सकते हैं और उसको। मैडम मैं, हाँ वो बातों बताना भूल गया था, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट।
हमने ये जो जेकब मैथ्यू की जजमेंट थी ना, इसमें हमने एक इंग्लिश लॉ लिया था, बोलम्स टेस्ट कहते हैं उसको। अच्छा। अरे अंग्रेजों ने छोड़ दिया बोलम्स टेस्ट, दे हैव मूव्ड ऑन। दे हैव मूव्ड ऑन। बोलम्स टेस्ट के बाद कहीं ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं, हम अभी भी उसी में चिपके हुए हैं। 1950 का 56 का केस है। इसके बाद दो चीजें आपको बताता हूँ। इस जजमेंट के अंदर ही ये आया था कि मेडिकल लिंक्स जिसकी है ना, कितने तरह की होती है, तो दो तरह की हमारा कानून मानता है अगेन जजमेंट लॉ के हिसाब से। एक वो जो मेडिकल नेग्लिजेंस है, जी। सुनना, हंसी आएगी तो हंस देना। एक वो जो मेडिकल नेग्लिजेंस है, जी। दूसरी वो जो ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस है। ओके। नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस? ग्रॉस, हाँ, ये मैं अब इसका जो इसकी इनॉर्मिटी है वो क्या है? कोई नहीं, तो ये कौन तय करेगा व्हाट इज नेग्लिजेंस एंड व्हाट इज ग्रॉस नेग्लिजेंस? किसी को नहीं पता। अच्छा, ये कुछ डिफाइंड नहीं है लॉ ये में। कहीं डिफाइंड नहीं है। अगर आपने अंग्रेजों से बोलम टेस्ट चुराया है या बोरो किया है, तो भाई दो लॉ और हैं, आप ले लेते। अगर मेरे को पता है तो क्या क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, जिनके पास इतनी बड़ी टीम्स होती हैं, डोंट दे नो व्हाट आर दोज लॉज? वो ले लेते वहां से, वो नहीं लिए उन्होंने। वकील साहब ये बताइए, अब इतनी बातचीत के बाद तो डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत करना बड़ी बात हो जाएगी। मतलब पर्सनली आई एम अफेक्टेड। बहुत से लोग जो देख रहे हैं उनके उनके पास भी अपने अपने एनेक्डोट्स होंगे, उनकी अपनी कहानियां होंगी। तो ये एक फिजा, जबकि डॉक्टर भाई अगर 100 बेड का कोई हॉस्पिटल चल रहा है, वहां से ठीक होके भी लोग जा रहे हैं, ठीक है, स्वस्थ होके भी लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। उसमें से गाहे बगाहे जो इस तरह के केसेस हो जाते हैं, उसको कैसे रोका जाए, कैसे बचाया जाए, कौन से प्रिकॉशन एक मरीज ले? क्या 4 लोगों को लेके जाए, क्या करे? मतलब दुआ मांगे बस, न्याय नहीं मिल सकता। आज की डेट में मैं लिख कर दे देता हूं, आज की डेट में मैं आई कैन गिव इट इन राइटिंग। जो अभी का लॉ है, अभी का प्रोसीजर है, इफ यू थिंक यू विल गेट जस्टिस, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नॉट इवन इम्पॉसिबल। है ही नहीं ना। मैं आपको 3 जजमेंट आपके ऑडियंस के लिए बता देता हूं। एक है रेक्स वर्सेस बैटमैन 1937 की। इसके अंदर डिफाइन किया था कि ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होती है। ये भारत का मामला है? नहीं, इंग्लैंड का मैन, ओह, भारत का तो बात ही क्या थी। दूसरा है आर वर्सेस एडोमाको 1994 का, अगेन बाहर बाहर का है, यूके का है। यूके का है। तीसरा है जिसमें भारत के थोड़े से लिंकेजेस हैं, वो है आर वर्सेस मिश्रा एंड श्रीवास्तव। यानी मिश्रा एंड श्रीवास्तव शायद 2 हिंदुस्तानी ओरिजिन के डॉक्टर्स रहे होंगे, 2005 का। इन तीनों में ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस में वही माना गया था जो आर वर्सेस बैटमैन 1937 में माना गया था। तो भारत का इतना ही लिंक है कि हाँ, डॉक्टर, इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर प्रोसिक्यूट हुए हैं। ओके। और ये सब वही है। इनमें से जो आर वर्सेस एडोमाको वाला केस है 1994 का, उसमें डॉक्टर वाज सेंटेंस्ड। किसी को नहीं पता कितनी सेंटेंस हुई, जजमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ। ज्यूरी ट्रायल था, उसको ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस का कन्विक्ट पाया गया, उसको गिल्टी पाया गया, और जितना मेरी समझ है शायद उसको 6 महीने की सजा हुई थी। उसका ऑफेंस इतना सीवियर नहीं था। उसका ऑफेंस इतना ही था कि एनेस्थेसिस्ट का एंडोट्रेकियल ट्यूब निकल गई थी मुंह से, उसने ध्यान नहीं दिया। वो एक नेग्लिजेंस है, उसको सजा होनी चाहिए। उसके कारण हाइपोक्सी हो गया पेशेंट को और पेशेंट मर गया था। वाइल अगेन आई गेट बहुत ही बिनाइन सी सर्जरी थी, आंखों का शायद सर्जरी थी, और वो मर गया था। ठीक है, उसको सजा हुई, अच्छी बात है। पर हमारे डॉक्टर ने तो बहुत संगीन काम किए। हाँ। बहरहाल एक चीज और, सिमरन के केस में ये डॉक्टर 2 साल के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ 304A जो ऑफेंस ऑफ मेडिकल जिंक्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताया, तो आप कह रहे थे कि लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, मेरी किताब अगर पढ़ेंगे, अगेन आई एम नॉट पब्लिसाइजिंग माय बुक, अगर किसी को पढ़नी है और पैसे नहीं है, मैं फ्री में देने को तैयार हूं उसको। इसमें मैंने बताया है कि मैंने क्या क्या किया, कि मैं 1 साल के अंदर उसको स्टेज तक लेके आ पाया कि डॉक्टर के अंदर मैं सम्मान का दिया इन लेस देन 1 ईयर्स टाइम। और एक तो इस
किताब में काफी कुछ मैंने लिखा है, एंड एवरीथिंग बहुत ओपनली लिखा है, कुछ भी नहीं छुपाया है। ऐसा कोई नहीं मैंने ट्रेड सीक्रेट था जो मैंने छुपाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं मैंने किया। दूसरा कि जो मैंने हाई कोर्ट की जजमेंट बताई आपको, पंजाब जी। हरियाणा हाई कोर्ट की मैक्स सुपर स्पेशल हेल्थ केयर वाली जजमेंट, उस जजमेंट को मैं यूज कर रहा हूँ इसी केस में। उसमें ये भी लिखा है कि सिर्फ जब यहाँ मेडिकल नेग्लिजेंस होती है वहां पे केवल और केवल मेडिकल डेथ ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस का केस नहीं बनता, वहां पे 420 भी बनती है, चीटिंग, अच्छा। उसमें 7 साल की सजा है। अच्छा, अब हम इस केस के अंदर हम 467 लेज कर रहे हैं, आईपीसी 467 क्या कहती है, फोर्जरी की। अभी इसमें आईपीसी लगेगी क्योंकि ये बीएनएस के आने से पहले का जुर्म है, तो इसमें आईपीसी लगेगी। तो आईपीसी की धारा है फोर्जरी की 467, जिसके अंदर 10 साल की सजा। तो ये सब इसमें आ गया है सिमरन के केस में। हाँ, अभी इन्वोक नहीं हुई है, द केसेस आर गोइंग ऑन, पर हो जाएगी। वकील साहब बताइए, ये डॉक्टर लोग ये क्यों करते हैं? ये जो जहां से बात शुरू हुई कि एक सिंपल तकलीफ के लिए गया मरीज, उसके साथ ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये भी लगा दो वो भी लगा, ये क्या चक्कर है? बड़ी सिंपल सी बात है मैडम। अब देखिए, अगर बड़ा अस्पताल है तो दे हैव टू मैक्सिमाइज देयर ओन बिजनेस। ओके, चलिए, पैसों की लालच है। हाँ। ग्रीड से शुरू होता है, हम्म। सबके ग्रास रूट पे जाएंगे ना तो ग्रीड ही मिलेगी, बस क्वांटम ऑफ ग्रीड इज डिफरेंट। ओके। मतलब जितना मैं च्यू कर सकता हूँ उतनी बड़ी बाइट ले रहा हूँ उसमें। हाँ। अब ये जो सज्जन है या दुर्जन कह लीजिए, ये ओल्डर गुड़गांव में है। हम्म। अब न्यूअर गुड़गांव में फीस कितनी है, 2000 रुपए की। अच्छा। 1500 की चले पकड़ लीजिए कम वाली, हाँ हाँ। इससे कम में कोई नहीं मिलता। ओल्डर गुड़गांव में अगर वो 1500 2000 चार्ज करेगा तो कोई पेशेंट उसका जाएगा नहीं, तो क्या, अगर 2 किलोमीटर आगे चले जाते हैं। हाँ आपको डेमोग्राफी भी देखनी है ना अपनी। हाँ, ये सस्ता इलाका है, वो महंगा इलाका हाँ, है। बस वो समझ लीजिए। तो ये फीस रखेगा 200 रुपए। हम्म। अब 200 रुपए की फीस ली उसने, साथ में 200 रुपए लिए, 4 डोलो पत्ते से निकाल के पुड़िया बना के दे दी, मरीज खुश, डॉक्टर साहब ने इलाज बढ़िया दवाई दे दी है। हम्म। अच्छा, ये लोग ये जो होते हैं ना, ये डॉक्टर्स, ये हमेशा पेशेंट को देते हैं बहुत स्ट्रांग दवाई, अच्छा। ताकि इंस्टेंट रिलीफ का फायदा मिले। हम्म। अब गर्मी का मौसम, सिमरन का केस नहीं कर, मैं इन जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। गर्मी का मौसम, बंदा धूप से चलता हुआ डॉक्टर क्लिनिक में आया है, 1 घंटा डॉक्टर की वेट करी है, क्यों, भीड़ बहुत थी, पंखे चल नहीं रहे थे, या पंखा ही चल रहा था, एसी तो लगाते नहीं है डॉक्टर लॉबी के अंदर, गर्मी के अंदर बैठा था। डॉक्टर ने उसको अपना बढ़िया से इमरजेंसी के अंदर लिटा भी दिया, वहां पे एसी भी लगा हुआ है। उसको बुखार था, 101 102 तड़प रहा था, डॉक्टर ने उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी, इंस्टेंट रिलीफ मिल गया, बुखार भी नीचे उतर आया, 2 घंटे एसी में भी लेट लिया, डॉक्टर को बुलाया सिर्फ 500 रुपए। अब सोचिए कितना खुश होगा, ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है, इसके हाथों में ना शफा है, इसकी दवाई में जादू है। भाई दवाई उसकी नहीं है भाई, वो ग्लूकोज की बोतल बड़ी, उससे तेरा बुखार नीचे उतरा है, जिसकी तेरे को जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वापस चढ़ जाएगा अभी थोड़ी देर में। दीज आर गिमिक्स ओनली, मेडिकल गिमिक्स हैं ये तो, मार्केटिंग के गिमिक्स हैं कि भाई। आपने अभी शायद एग्जाम्पल दिया था या नहीं दिया था, या मुझे ऐसा लगा, बाहर इंडिया से बाहर का जी, इंडिया से बाहर का। एक मैं भी दे दूं। जी। मैं भी दिसंबर जनवरी के अंदर छुट्टियों में मैं गया था नीदरलैंड, ओस्लो। मेरी वाइफ के गले में एक इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेप कहते हैं उसको। मेरी बेटी पीएचडी कर रही है, तो उसने देखते कहते मम्मी आपको स्ट्रेप है, आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, डॉक्टर को दिखा दो, ये नॉर्मल फ्लू नहीं है जो अपने आप ठीक होगा। हमने डॉक्टर खोजा। अब सुनिएगा, इंसान कभी कभी कितना जलील महसूस करता है। डॉक्टर को देखा, डॉक्टर था श्रीलंकन तमिल, पर प्रैक्टिसिंग इन नीदरलैंड्स, और नीदरलैंड्स के डॉक्टर था। तो उसने, हम पहले मेडिकल स्टोर पे गए, भैया एंटीबायोटिक दे दो, और ये हम पहले मलेशिया में ट्राई कर चुके थे। वो कहते भैया डॉक्टर की पर्ची चाहिए, और वो भी यही लोकल डॉक्टर की, आप हिंदुस्तान का डॉक्टर नहीं चलेगा। तो हमने डॉक्टर को
ढूंढा, डॉक्टर मिला, डॉक्टर ने पर्ची बनाकर दे दी। तो जब मेडिसिन लिख रहा था तो डॉक्टर ने लिखी पेनिसिलिन, दवाई का नाम लिखा, सिर्फ सॉल्ट का नाम लिखा। मैं, डॉक्टर पेनिसिलिन, वुड इट रियली वर्क? क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में पेनिसिलिन नहीं खाई है। कहते कौन सी एंटीबायोटिक खाते हो? जी एमॉक्सिलिन खाते हैं और 2-3 नाम कहते हैं। अरे हेलो, व्हाई यू डोंट नीड दीज मेडिसिन? हाँ, जो मैंने उसको 2-4 नाम बताए। मैंने कहा डॉक्टर साहब हम तो ये खाते हैं इंडिया में। कहते भैया ये जो आप नाम ले रहे हो ना, ये हमारी लेवल 3 और लेवल 4 की हैं। हम एडवांस लोग हैं। ठीक है, एंड 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 डोंट टेल मी द ब्रांड नेम्स, हाँ, बिकॉज वी डोंट बाय इंडियन मेडिसिन हियर, क्योंकि इंडियन एंटीबायोटिक्स वी डोंट यूज इन नीदरलैंड्स, बिकॉज क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी लो। और उसने फिर शायद लाइटेस्ट डोज ऑफ हेमोक्सिलिन दी, गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती है। और ब्रांड नहीं लिखा उसने, यहाँ तो ब्रांड ही होते यहाँ हैं। ब्रांड ही लिखते हैं। और वो जब ब्रांड वो वाला नहीं होता है तो फार्मासिस्ट कह रहा होता है इस ब्रांड की नहीं, दूसरे कंपनी की सेम सॉल्ट दे दें, तो हम लोग शक में पड़ जाते हैं कि ये हाँ, एक तरफ डॉक्टर ब्रांड को पोजीशन कर रहा था हमारी जिंदगी में, और अब ये भी कर रहा है। क्या करें हम? और कई बार डॉक्टर कह देता है इस ब्रांड की ना मिले तो मत लीजिएगा, और कोई आती नहीं ठीक। हाँ, ये भी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। तो मेरी नहीं, वो तो थायराइड कह की देगा, कहा गया। भाई तुम्हारा जिम्मा मेरा जिम्मा, होश पोश, इट्स हाँ। योर, इट्स एट योर रिस्क। और वो कई बार सही भी होता है। ड्रग कंट्रोल तो है नहीं ना यहाँ पे। वकील साहब, जब मैं आपसे बात करना के लिए अपने को प्रिपेयर कर रही थी, जब मैंने कहा ना एक दोस्त से बात करी, डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस का तो हाल और ग्रीड का हाल ये है कि आजकल जब बच्चे पैदा होते हैं, एक तो ये पुरानी हमारी शिकायत है कि सिजेरियन सेक्शन बहुत लिबरली कर रहे हैं, ये तो एक बात है। आजकल डॉक्टर ये भी पूछता है कि जन्म पत्री के हिसाब से, राहु केतु शनि के हिसाब से कब आपको डिलीवरी चाहिए, कब बच्चा पैदा करना, और माँ बाप भी इसके साथ तय करते हैं कि हमें हमारी जन्म पत्री और हमारे पंडित जी के हिसाब से ये शुभ घड़ी है, तो इसमें वो बच्चा निकाल देते हैं पेट से। ये चल रहा है। तो मैं ताज्जुब में पड़ गई थी कि ये जन्म पत्री के हिसाब से ग्रह नक्षत्र देख के, और वो बच्चा तो शिकायत नहीं कर सकता ना कि नेचुरल प्रोसेस पूरा होने दो, नेचुरल प्रोसेस जब तय होगा तब हम बाहर आएंगे, ये तो वो बच्चा नहीं कर सकता। तो माँ बाप और डॉक्टर मिल करके जन्म पत्री के हिसाब से, राहु केतु शनि के हिसाब से बच्चा पैदा कर रहे हैं। मैडम ये बताइए, तो ये सब हो रहा है मिलके, इसकी शिकायत ही नहीं है कहीं। जब बुटीक रेस्टोरेंट हो सकते हैं, बुटीक होटल हो सकते हैं, तो बुटीक हॉस्पिटल्स क्यों नहीं हो सकते? You have the ऐसा money, नहीं, you have, you flaunt it. बुटीक हॉस्पिटल हो, बहुत अच्छे साज सज्जा, इंटीरियर बहुत अच्छा हो, सुविधाएं बहुत हो, लेकिन बच्चा कब पैदा होगा ये बच्चा, ये प्रकृति तय करेगी। ये राहु केतु शनि अपने अंधविश्वासों के क्या है ये? तो इसमें एक्चुअली कसूर डॉक्टर से ज्यादा, देखिए मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पर तो अभी हमें लग रहा था कि मरीज बेचारा है, यहाँ पर तो ये है कि जो जिसके साथ हो रहा है वो बच्चा तो कुछ कह नहीं सकता, और माँ बाप तय कर रहे हैं अपने एम्बिशन के हिसाब से कि ये राहु केतु शनि शांत रहेंगे तो ये बड़ा कामयाब हो जाएगा, ये डॉक्टर बनेगा बड़ा होके। हमारे डॉक्टर बना रहे होते तो बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इसके लिए अभी से राहु केतु शनि शांत किए जा रहे हैं और डॉक्टर इसमें शामिल है। फिर अभी जो सोनोग्राफी का मामला आपको पता है, कन्या भ्रूण हत्या का मामला है, वो उसमें डॉक्टर और घर वाले दोनों शामिल होते हैं। तो इतना कुछ तो हॉबनॉबिंग के साथ हो रहा है, जिसमें वो जो बच्चा है जो पेट में है, उसकी भ्रूण हत्या से लेके वो कब पैदा होगा, ये सब तो माँ बाप तय कर रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि लोग मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर अपनी आवाज उठा को नहीं पाते। क्यों? क्योंकि स्पाइन तो उनकी कमजोर है ही ना, रीढ़ की हड्डी तो कमजोर है ही ना, अंदर का जो उनकी शक्ति तो है ही नहीं ना उनके अंदर। शक्ति नॉट लाइक इम्यून पावर, शक्ति मतलब ग्रीड की चीजों को वजह पढ़ने की, से, ग्रीड की वजह से वो सारा हर जगह तो अपना लालच दिखाते हैं, हर जगह। हाँ, अगर सिस्टम में रैशनैलिटी होगी, अगर सिस्टम में रैशनैलिटी होगी तो आप और मैं भी रैशनल होंगे। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, आप और मैं रैशनल होंगे तो सिस्टम भी रैशनल होगा, बिकॉज विल मेक इट रैशनल। तो वकील साहब, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम उस पुराने दौर में जी रहे थे, तब बच्चा नेचुरल पैदा हो रहा था, वो ज़्यादा प्राकृतिक और स्वस्थ तरीका था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है तो कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं, पेट में ही मार रहे हैं, और अगर जीवन दे भी रहे हैं, बाहर ला भी रहे हैं, तो अपने एम्बिशंस के हिसाब से उसको ला रहे हैं। तो ये बात मतलब हम कहाँ से, हमारी फॉल्ट लाइंस कितनी डीप हैं और कितने डायमेंशंस हैं उसके, कि कहाँ से इसको चेक किया जाएगा। मेरे को आपकी बात से ना
जब डिलीवरी की बात करी, भ्रूण की बात करी, तो मेरे को ना सोक्रेटिस की एक कोट याद आई। सोक्रेटिस थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ मैं, किताब के अंदर मैंने वो सोक्रेटिस कोट किया है। किताब के अंदर मैंने गीता भी कोट की है। तो डॉक्टर्स ओथ शायद उसी की बनाई हुई है ना, सोक्रेटिस वो है हिपोक्रेटिक। हिपोक्रेटिक। अच्छा हाँ, वो हिपोक्रेटिक है, हाँ, फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन। तो सोक्रेटिस ने कहा था कि आई एम, एग्जैक्ट वर्ड्स शायद नहीं होंगे, सोक्रेटिस की मदर जो थी ना मिडवाइफ थी, तो उसने कहा था कि अ पर्सन शुड बी लाइक अ मिडवाइफ। मिडवाइफ क्या करती है? असिस्ट करती है ना नहीं, प्रोसेस बच्चे में। को निकालती है हाँ बाहर। हाँ हाँ, तो कहता है कि नॉलेज इज विद इन, ओके। हमें बाहर से गेन नहीं करना है। सो यू हैव टू बी मिडवाइफ टू गेट योर द नॉलेज आउट ऑफ योर सेल्फ। अब नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज इज अ फैक्ट विच आई नो। एक चीज जो मुझे पता चले वो नॉलेज है। मैं किसी चीज के बारे में कोई ओपिनियन रखूं वो नॉलेज नहीं है। आपके स्टूडियो में लाइट लगी हुई है, कितनी लाइट लगी है उसका नंबर एक नॉलेज है, पर आपका लाइट एप्रोप्रिएट है या नहीं ये एक ओपिनियन हो सकती है, वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि फैक्चुअली इनकरेक्ट हो सकती है ना जी। अब नॉलेज के आप अलग अलग प्रतिरूप निकालेंगे तो एक रैशनैलिटी भी आएगा। नॉलेज अंदर से बाहर कैसे आएगा? क्वेश्चन करके आएगा ना, डायलेक्टिक मेथड सोक्रेटिक का जो था। जो आजकल भारत में बहुत खतरे में है, रैशनैलिटी कब थी? जितनी थी उससे भी ज्यादा अब खतरे में है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाएं तो आप कहेंगे, तो आपकी हाँ। बात सही है कि कम हो गई है, वरना हमारा समाज रैशनल तो कभी था ही नहीं। हमारा एक समाज एक एक डॉक्टर गोबर खा करके दिखा रहे हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वो रील बना रहे हैं, गोबर खा के दिखा रहे हैं कि इससे मेरी इम्यूनिटी बेहतर होती है कोरोना टाइम में, जब इतना इन्फेक्शन का खतरा था। तो रैशनैलिटी, डॉक्टर और रैशनैलिटी, ऐसा लग रहा है इनका डिवोर्स हो गया। यहीं पे सिस्टम की प्रॉब्लम है कि अगर ये हिंदुस्तान की जगह कोई डेवलप्ड कंट्री होती, हम्म, यूरोपियन कंट्री होती, उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया होता। क्योंकि जैसे ही उसने गोबर खाया, गाय गोमूत्र पिया, गाय ये बोला कि गाय ऑक्सीजन देती है, जैसे ही उसने बोला उसका साइंस से नाता टूट गया। जिसका फंडामेंटल साइंस से नाता टूट गया वो डॉक्टर तो हो ही नहीं सकता ना। यस, एग्जैक्टली। मैं सोक्रेटिस को इतना महान क्यों मानता हूँ? मैं इसको इतना बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं कि मैं दिन रात सोक्रेटिस ही पढ़ता रहता हूँ, प्लेटो पढ़ता, ऐसा नहीं है, पर मैं जितना भी पढ़ता हूँ उतना इम्बाइब करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? और सोक्रेटिस की जो फंडामेंटल फिलॉसफी थी ना, डायलेक्टिक मेथड वाली, जी। टू आस्क क्वेश्चंस, कंटिन्यूअसली आस्क क्वेश्चन जब तक आप फाइनल आंसर तक ना, ग्रास रूट तक ना पहुंचो। जी। अगर हमारी जुडिशरी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे, बिना एविडेंस के केस खत्म हो जाएंगे आधे से ज्यादा। ये हाई कोर्ट के जज साहब जो सिमरन वाले केस पे जब इन्होंने स्टे ऑर्डर दिया, इन्होंने एक ही चीज पूछनी थी, भाई किस स्टेज पे है? वो बोलता सर सम्मन इशू है। अच्छा, एलिगेशन क्या है? सर मेडिकल नेग्लिजेंस की। मेडिकल ओपिनियन? सर इन द फेवर ऑफ द डॉक्टर। ठीक है, then why has magistrate issued summons? He would not be dumb, na? What is the reason? Sir, he has cited 4 or 5 reasons. Okay, it means he has reasons, right? Yeah. Go face trial. चले, ये नहीं हुआ। उसने कहा कि साहब जेकब मैथ्यू को कंप्लाई नहीं किया, ऑल्टरनेट मेडिकल ओपिनियन लेके आया, जबकि उसने झूठ बोला। फिर मैं कोर्ट में गया, जब स्टे ऑर्डर आया तो मैं स्टे ऑर्डर को अपील करके मैं कोर्ट में गया उसके अगेंस्ट। मैं कहा साहब आपने ऑर्डर में लिखा है कि प्लेंटिफ ने कहा है, पिटिशनर ने कहा है कि मैंने जेकब मैथ्यू को कंप्लाई नहीं किया, ऑल्टरनेट मेडिकल ओपिनियन ली। ये रही साहब मेडिकल ओपिनियन, XYZ डॉक्टर ने 26 दिसंबर 2013 को ओपिनियन दी है, और साथ में लिखा है स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड की रिपोर्ट जो है अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर्स गलत है। जेकब मैथ्यू कंप्लाइड है मेरी, यही है आपकी ऑब्जर्वेशन थी, स्टे वेकेट कर दीजिए ना।
नोटिस ऑफ मोशन इशू करूंगा। क्यों करेगा भाई? 10 साल क्या चलना है? यू वांट टू रन द केस फॉर 10 years? मोशन क्या होता है? यही कि दूसरी पार्टी को नोटिस करना। अच्छा अच्छा, ओके। भाई दूसरी पार्टी ने तो एक ही बात, हाँ आईक्यू की बात है। हाँ हाँ हाँ, दूसरी पार्टी ने कहा कि साहब इसने ऑल्टरनेट मेडिकल ओपिनियन लेके नहीं आया जो जेकोब मैथ्यू का मैंडेट है। ये तो एक तरह से राहत दे दी उन्होंने उसको। ऑब्वियसली। तो अब यही है ना सोक्रेटिक मेथड, क्वेश्चन क्वेश्चन। मैंने जज को क्वेश्चन किया तो जज साहब गर्म हो गए। मैं गर्म ना हो, डिस्पोज ऑफ कर दे भाई, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा मैं। गया नहीं गया अलग बात है। आपका इतना हुआ वहां पर कोर्ट के अंदर? हाँ देखिए ऐसा है, मैं एक वो पंजाबी पिक्चर है कहता काला कोट एवे नहीं पाया ते, तो वो मैं कहूं काला कोट मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं डाला हुआ। ठीक है, पैसे थोड़े बहुत कमा भी लेता हूँ एंड आई एम हैप्पी। मैं जिस प्रोफेशन में था, अगर मैं उस प्रोफेशन में रहता आई कुड हैव रन मच मोर। इन सब बातों से निकल के ना एक आएगी थोड़ी सी, मैं डॉक्टर की बात कर ली, जजेस की बात, अपने प्रोफेशन की बात तो कर लूँ ना थोड़े से। ये काले कोट के अंदर हमने कितनी कालक छुपा रखी है, आई विल एक्सपोज दैट ऑल्सो। शायद मैं भी उनमें से एक हूं, या हो सकता था कि उनमें से होता। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट था, काफी बड़ी बड़ी कंपनियों में काफी बड़े बड़े ओहदों पे काम किया और अच्छी खासी सैलरी पे काम किया हुए। 10 साल पहले नौकरी छोड़ी थी, उतनी सैलरी में मैं आज मिलनी शुरू हो जाए मेरे को फिर से, मेरा जीवन स्तर और बढ़ जाएगा। कुछ सोच के मन में आया कि यार बहुत होगी वो नंबर गेम, मंडे मॉर्निंग कमिट, हर रोज सुबह बॉस आई एम गोना डू these many dollars, $1 million आई एम गोना गेट, बिकॉज उस $1 million को करने के लिए मेरे को पता है मेरे को 5 लाख मेरे अकाउंट में आएंगे। अरे आई वाज फेड ऑफ दैट, आई गॉट फेड ऑफ दैट। मैंने उसको छोड़ा, थोड़ा पहले सोशल सर्विस किया, कुछ स्टार्टअप खेला और फाइनली आई सेटल्ड इन दिस लॉ प्रोफेशन। तो एक आपको वाक्य सुनाता हूँ। तो अभी मेरी रजिस्ट्रेशन हुई थी और अभी रजिस्ट्रेशन हुई भी नहीं थी। तो मेरा एक कलीग है, उसके पास एक किडनैपिंग का केस था, काफी नामी ग्रामी केस था, गुड़गांव का। एक डॉक्टर का बेटा था जो किडनैप हुआ था। फिर गुड़गांव? गुड़गांव का ही था, मैं तो गुड़गांव में प्रैक्टिस कर, तो मैं क्या करूं। हाँ ठीक है। तो गुड़गांव का एक काफी नामी ग्रामी डॉक्टर था, डॉक्टर है, उसका बेटा किडनैप हुआ था। ओके। आई गेस वो भी डॉक्टर था शायद। तो जो किडनैपर था उसका केस हमारे पास था, सो वी वर लाइक इन डिफेंस। किडनैपर को आप डिफेंस कर रहे हैं? अरे, अच्छा ठीक है, हाँ वो तो केस तो लेना पड़ेगा ना, हक है उसका। ठीक है। तो उसने कहा निशांत भाई देख, यो केस दे रहा हूँ तेरे को, मतलब लोकल डायरेक्ट में बताऊंगा जो बात हुई, यो केस ढंग से करियो, बड़ा केस है। केस क्या है? अरे किडनैपर है, किडनैप किया था, किसको? उसको। अच्छा फिर तो मजेदार है केस। आई वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड लाइक अ किड, लॉ में तो किड ही था ना। तो मैंने करना क्या है, कल क्रॉस है भाई, तो क्रॉस एग्जामिनेशन मैं किसका, मेन विटनेस का, डॉक्टर का बेटा जो किडनैप हुआ था उसका, तो तैयारी कर लियो। So I brought the file like a school kid. I opened the file, spread the file. I was studying all the testimonies, the case papers, question बना रहा था, question frame कर रहा था. My daughter was studying in Hong Kong, और वो कोविड के बाद का लॉकडाउन था या क्या था, वो इंडिया आई हुई थी, तो हमारे साथ ही रह रही थी। तो मैंने बड़ा एक्साइट होकर बताया, वो इतना बड़ा केस है, किडनैपिंग इज अ बिग केस ना, आपको डिफेंड करना है तो मेरी बेटी ने बड़े प्यार से पूछा, हाँ तो आप इसमें क्या करोगे? मैंने कहा कल मैं क्रॉस एग्जामिन करूंगा उसको। अच्छा उसमें क्या करोगे? डायलेक्टिक मेथड ना। मैंने कहा मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैंने कहा मैं उसकी टेस्टिमनी तोड़ूंगा, उसको झूठा साबित करूंगा। अच्छा ये किडनैप हुआ था? मैंने कहा हाँ किडनैप हुआ था, 75 लाख की फिरौती भी दी थी, मुझे पता भी इस बात का, फिरौती की मनी रिकवर भी हुई है काफी पैसे। तो मतलब कल आप किडनैपर को छुड़वाने की तैयारी कर रहे हो ताकि वो छूट जाए, ताकि कल वो किसी और को किडनैप कर सके।
मैंने कहा सो माय प्रोफेशनल एथिक्स सेज दैट आई हैव टू टेक एवरी केस. यहां तो पैसे मिल रहे हैं. कहती एवरी केस का मतलब ये तो नहीं ना आप झूठ बोलोगे. कहती एज लॉन्ग एज यू ट्राई अ केस जहां पर आपको झूठ ना बोलना पड़े, जहां पर आपको अपनी एथिक्स और अपनी मोरालिटी को ना मारना पड़े, यू गो एंड डिफेंड, नो प्रॉब्लम्स. पर जिस दिन आपने ये करना छोड़ दिया, शुरू कर दिया ना, मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज करनी शुरू कर दी, इंडिविजुअल मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज करनी शुरू कर दी, उस दिन ये प्रोफेशन छोड़ देना. मैंने अगले दिन जाके केस पेपर वापस किए. मैं कह रहा देख ऐसा है, मेरे सामने एडमिशन है कि इसने किडनैप किया था. मैं अब इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना मैं तो झूठ बोल पाऊंगा, और मैं आपको एक और वाक्य सुनाऊंगा इसके बाद. मैं ना तो झूठ बोल पाऊंगा, और अगर मैंने अब केस किया तो मैं इस जो किडनैपर है, जो भी हमारा क्लाइंट है, मैं उसको नुकसान कर दूंगा. तो भाई मैं केस वापस कर रहा हूँ. तो मैं अगले दिन जाके केस वापस कर दिया, और मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा. अब 99% वकील, 99 फॉर द एज अ नेम से कह रहा हूं, देयर इज नो दैट डेटा व्हिच आई हैव. वकील बस यही नहीं करते, वो अपनी मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देते. तो प्रोफेशनल एथिक्स और पर्सनल मोरालिटी का जो द्वंद्व है, ये सबसे अच्छी तरह इसमें उभर के आया. और यू वेंट अहेड विद योर इंडिविजुअल मोरालिटी, जो कि ज़्यादा लार्जर गुड के लिए थी. और मैं पूरी तरह से वो बात नहीं कहना चाह रहा था, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स ये नहीं कहते कि आप गलत काम करो. हमने प्रोफेशनल एथिक्स को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मोड़ दिया है. कोई तो लड़ेगा वो केस. हाँ, केस लड़े ना. केस तो उसका भी लड़ा था. कौन था वो, नाम था निर्भया वाला जो था. नहीं नहीं नहीं, वो जो ताज वाले अटैक में था. हाँ, How can I- कसाब. हाँ, बिल्कुल. और लीगल रिप्रेजेंटेशन उसको भी मिली थी, पर उसके लिए कोई झूठे गवाह नहीं गड़े गए ना. ओह यस. अब आपको एग्जांपल देता हूं मैं. ये शायद आपको वाकया याद होगा, BMW हिट एंड रन केस 1999 का. याद है आपको? बहुत मशहूर. बरका दत्त ने उसको कवर किया था, हाँ. स्टिंग ऑपरेशन किया था. यस. आर के आनंद साहब का चोगा उतरा था ना, सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेटेड गाउन उतरा था उनका. क्यों गाउन उतरा था? लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल हुआ? जेल क्यों नहीं हुई? गाउन क्यों उतरा? 6 महीने की प्रैक्टिस में बैन क्यों लगा? अगर सुप्रीम कोर्ट वहीं पर लॉ बना देता, प्रेसिडेंट सेट हो जाता, सारे सीधे हो जाते. आपने नहीं बनाया, यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी. तो एथिक्स ये नहीं कहते, एथिक्स ये कहते हैं. अब मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ मेडिकल लेंस का ही, क्योंकि मैं मेडिकल लेंस को लेकर काफी जगह गुड़गांव में पॉपुलर हूँ. तो दूसरी तरफ के लोग भी मेरे पास आ जाते हैं. दूसरी तरफ समझ गए, हॉस्पिटल वाले भी. हॉस्पिटल वाले. तो ये वाक्य है कि मैं एक केस कर रहा था जो रेजा डेवलपर्स के अगेंस्ट था, रेरा का. ओके. वो भी मैं जीता था, अच्छी खासी कॉम्पनसेशन दिलाई थी. तो बिल्डरों के केस भी केस करता हूँ. बिल्डर वाले मामले में भी आप? हाँ, वो सारे रोटी भी तो खानी है. उससे रोटी बन जाती है. तो उसमें रेजा डेवलपर्स का केस था. हमने केस को सेटल कराया, ठीक है. तो उसके बाद जो उनका वकील था, उसने बड़ा इनोसेंटली मेरे पास आया. अरे सर, मैंने आपका ना यूट्यूब चैनल देखा था, मैं मतलब उसी की एक्टिंग करके देखो जा रहा हूँ, ठीक है. मैंने कहा ओह थैंक यू, सब्सक्राइब किया क्या? नहीं सर, वो कर लूंगा मैं सब्सक्राइब, पर मैंने आपका वीडियो देखा था. वो गुज्जर है तो लोकल डायरेक्ट में बात कर रहा हूँ. थैंक यू सर, बताओ. ना सर, वो है ना, एक मेरे पास भी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस था सर, अगर आप थोड़ा उसमें हेल्प कर देते हैं. मैं कहा नॉट अ प्रॉब्लम, टेल मी. सर वो ना, क्लाइंट को कल लेके आऊंगा, उसमें मेरा देख लेना, बाकी फीस आप डिसाइड करना, मेरा देख लेना. ठीक है, दैट्स ओके. नो ठीक है ना, वी डू इट लॉट अमंग आवरसेल्व्स, दैट्स ओके. तो अगले दिन 11 बजे 2 आते हैं लोग, बात करते हैं, तो केस के बारे में बताना शुरू करते हैं. मैंने कहा भाई ठीक है, समझ गया,
हॉस्पिटल से कौन आएगा? हम्म, हॉस्पिटल वाले को तो भेजो। सामी है बेटा, तू तो हॉस्पिटल से आया, कोई बात नहीं, तेरा एडमिन वाला कोई होगा, कोई डॉक्टर होगा, बता। ना जी, डॉक्टर डॉक्टर ना है हमारे पास, मेरा ही अस्पताल है। और मैं आपको बता दूं, तो ये खुद डॉक्टर होगा ना? नहीं नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, हम जहां बैठे हैं ना, जिस इलाके में बैठे हैं, यहां के आपको जो सबसे मतलब लोएस्ट क्लास के लोग लगते होंगे ना, इन टर्म्स ऑफ द वे दे हैव ड्रेस्ड, टूटी चप्पल, फटा पजामा, ये कहीं भी हो सकता है, नॉट जस्ट दिस प्लेस, कहीं भी हो सकता है, मतलब ऐसे विजुलाइज करो ना, बटन शर्ट के टूटे हुए, ये थे दो लोग, अस्पताल चला रहे थे गुड़गांव के अंदर। और केस पता है क्या था? हम्म, सेक्टर 10 सिविल अस्पताल के अंदर एक लड़की जाती है डिलीवरी के लिए, हाई रिस्क डिलीवरी होती है, वो उसको कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, या तो उसको सफदरजंग ले जाओ या किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। सेक्टर 10 से निकलते हैं तो आती बसई रोड, यहाँ पे एक दिखता है बड़ा सा अस्पताल जिसमें रहता है मॉडर्न 50 बेडेड हॉस्पिटल। ये सोचते हैं कि सफदरजंग तक पहुंच नहीं पाएगी, इसी में ले जाते हैं, वो उसमें ले जाते हैं। वहां कोई डॉक्टर नहीं था, ये दो गधे थे जो उसमें पहले पीजी चलाते थे, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो उन्होंने हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर लिया, और डॉक्टर से फोन पे बात कर बच्चे की डिलीवरी कर रहा था खुद। थ्री इडियट्स, यही फिल्म थी ना जो फोन पर? उसमें कम से कम आईआईटी के बच्चे तो दिखाए थे, मतलब हाँ, उस हाँ, इस तरह के, इंजीनियर्स थे, पढ़े ना? लिखे थे सब। ये अनपढ़ थे, 12वीं भी नहीं करी थी। गुड़गांव के अंदर 50 बेडेड हॉस्पिटल, 50 बेडेड हॉस्पिटल मतलब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर अप्रूव्ड था, उसके पास अप्रूवल था, सर्टिफिकेट था सीए का। तो कोई एमबीबीएस नहीं था इसमें इन्वॉल्व? अरे एमबीबीएस, मैं कह रहा हूं 12वीं पास नहीं थे वो, आप एमबीबीएस की बात कर रही हैं। फोन पे कंसल्टेंसी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीमेडिसिन, स्टेट ऑफ द आर्ट, मॉडर्न हॉस्पिटल, व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट मोर? क्या हुआ फिर उस बच्ची का और उसके बच्चे मर का? गई थी ना, तभी वो केस बना था। अरे बाबा। जिसकी बीवी मरी, फॉर्चुनेटली वो एक वकील का किराएदार था, तो वकील ने उसकी कंप्लेंट कर दी थी। हाँ, तो जब कंप्लेंट हो गई तो नेचुरली वो आए वकील को ढूंढने, फिर वो उसके पास गए जो मेरे ऑपोजिट एरिया में था, फिर उसने मेरे पास भेजा, तो मेरे पास केस आया, तो अब मैं बड़े पश में केस लूं या ना लूं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार क्या मांग रहे हैं लड़की वाले, मैं तो चाह कह रहे हैं, वकील साहब से बात करी तो सेटल करने की बात कर रहे हैं, ये कितने में? अरे सर भौजा बोल रहे हैं वो। मैं कितना मांग रहे हैं? कहते सर 5 लाख। अच्छा सर आप अपनी फीस बताओ, मैं केस लड़ना है। मैं कहा ठीक है, ये ले वकालतनामा, मेरी फीस है 20 लाख रुपए। 20 लाख? फिर तुम सेटल ना कर ले? मैं कहा बेटा इसलिए 20 लाख है, सेटल ही कर ले, क्योंकि तू अब उस वकील का वकालतनामा साइन कर चुका है, मेरे को फैक्ट बता चुका है, तो मेरे एथिक्स अलाउ नहीं करते कि मैं तेरे केस जाऊं, मेरे एथिक्स अलाउ नहीं वकील करते। साहब मुझे ये बताइए, वो उनका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बंद हुआ या अभी भी चल रहा है वो? मैंने देखी उसके बाद चेज नहीं किया, आई हैव गॉट लिमिटेड है, पर आपने अच्छा मेरे से प्रश्न पूछ लिया, मेरे ख्याल से मैं एक या Please. 2 दिन में चेक करता हूँ। ये तो लोगों का अचार डाल रहे होंगे वहां, क्या कर रहे होंगे? आई गेस मैं एक बार चेक करता हूँ, बट मैंने वो एथिकल डायलेमा ना वहीं पे आया था कि अब मेरे आगे कन्फेशन कर गया है, तो मैं उसको प्रोसिक्यूट नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं एक बार क्योंकि मेरे आगे कन्फेशन किया है, कन्फेशन हो गया। नहीं मेरे आगे उसने डाइवल्ज किया है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप व्हिच आई हैव। या
फेथ है। हाँ, तो मैं वो एक एथिकल डायलेमा, तो डॉक्टर्स डायलेमा वाली जो बात कर रहे थे ना, तो ये एथिकल डायलेमा वकीलों का यहाँ Please revisit that place and make sure that it is not I'll show in the, I'll definitely do that. I'll report back to you. Don't worry. yeah. तो लेकिन एथिकल डायलेमा ये नहीं है हम्म कि जब मेरे पे असॉल्ट हो तो ऑपोजिट वकील मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए मेरे को एक्सटॉर्शनिस्ट कहे। ओहो। मैंने आपको कहा था ना कि रूह कमा सकता हूं मैं आपको, हम्म, थोड़ी सी कमा देता हूं, ज्यादा नहीं कमाऊंगा। लड़की के भाई के साले के अगेंस्ट डॉक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई। जब ये लड़की सिमरन वाले केस में, सिमरन वाले जब बहुत मेहनत कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, तो अब फैमिली वाज ग्रीविंग। यस। वो तो वही 13वीं 14वीं जो भी करते हैं, फूल चुगना, फूल बहाना, हरिद्वार, उनमें लगे हुए थे। दैट्स ओके, दे वर रिचुअल, पार्ट ऑफ द रिचुअल्स। तो लड़की के भाई का जो साला था पारस, ही सेड दैट आई विल टेक द हैवी लोड, मैं चेज करता हूं बेटा, तू अपनी चीजें को, तू यू टेक केयर ऑफ द फैमिली। नई नई शादी हुई थी 1 साल पहले, तो 4 दिन पहले बच्ची पैदा हुई थी। डॉक्टर को पता था कि ही इज द वन हु इज गोना ट्रबल, उसके अगेंस्ट एफआईआर करा दी। झूठ बोल के फर्जी एविडेंस पे वो उसके अगेंस्ट, अब अपने डॉक्टर के अगेंस्ट भी केस, उसमें भी केस कर दिया। और पुलिस वालों ने क्या किया, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि बहुत, या पता नहीं, मैं कोई पॉडकास्ट देख रहा था कि भाई बड़ा सेफ हो गया आजकल लड़कियों के लिए भी, है ना, पुलिस के लेके। मैं होता तो पुलिस वाले सुबह रोज 9 बजे 9:30 बजे बुला लेते थाने, रोज बैठा रहे। क्यों? तेरी स्टेटमेंट लिखनी है, और कोई स्टेटमेंट नहीं लिखती। भाई के साले को रोज पुलिस बुला रही है। हाँ, ओके। और कोई स्टेटमेंट नहीं लिखती। शाम को बुला लेते, आ जा बेटा, 2 चाय लेते ही हो, बिस्कुट लेता ही हो। हाँ जी सर, कुछ नहीं, बस साहब आएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे तेरी, बैठा है। नौकरी चली गई, ओहो। काम धंधा जो करना शुरू किया वो सब ठप हो गया। एक्चुअली ये केस मेरे पास आया इसलिए था, ये जो आए थे मेरे पास, ये आए इसलिए थे कि साहब सिमरन की डेथ हो गई है, ऐसे मेडिकल नेगलिजेंस का केस है, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है, पारस के अगेंस्ट एफआईआर हो गई है, रोज पुलिस को तंग कर रही है और डरा रही है, पारस अंदर हो जाएगा, इसकी हेल्प कर दो। तो मैंने कहा था ठीक है, तू किसी रेफरेंस के थ्रू आया है, इसमें मेरे को वकील वाला काम नहीं करना अभी, डॉक्टर्स जाके बात करो, उसको बोलो सर हम क्रिमिनल नहीं खेलेंगे। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, आप है ना ये एफआईआर वापस ले लो। मैं कहा जो मुकदमे लगाए ये कंपाउंडेबल है, कंप्लेंट लिखे वापस लेगा, ये सब वापस हो जाएंगे। सर हमें तो डर लगता है, आप ही बात कर लो। मैं कहा चल ठीक है, चल जा। मैं पहले उसी इलाके में रहता था, बहुत पहले। मैं कहा जा डॉक्टर से टाइम ले ले, मैं आ जा तो बात कर लेता हूँ। तो मैं वो बात करने डॉक्टर के पास गया। ओके। व्हेन दे असॉल्टेड मी, और जब उन्होंने मेरे को असॉल्ट कर लिया, पूरी तरह से मार लिया, मेरे हाथ से एक कड़ा था मेरी मम्मी का दिया हुआ, ठीक है, वो मैं इसलिए लेके गया था क्योंकि जेब में था वो कड़ा, क्योंकि मेरी बीवी ने कहा था कि भाई ओल्ड गुड़गांव को भी जाते नहीं है, ये 25 साल पुराना कड़ा है, हमारे यहाँ सिल्वर जुबली आने वाली है, तो है ना, हमारा प्लान था वील ड्रेस ऑफ दैट वे ओनली, तो है ना ऐसा करेंगे, इसको ना पॉलिश वॉलिश करवा लो, ठीक है, ठीक करवा के रख लो, क्योंकि जो हमारी तरफ न्यूर गुड़गांव वहां पर इस तरह की दुकानें होती रही। मैं कहा हाँ चलती है। फिर एक माला, उसकी नेकलेस, और एक नेकलेस गले में पहना होता, और कड़े को जेब में रख के मैं गया था कि इनको पॉलिश करवा लूंगा, जब ठीक ठीक कराना करा लूंगा। तो वो निकाल लिया, माला तोड़ ली, दैट्स ओके, चलो ठीक है, 7-8 लाख का था, गया फोन तोड़ दिया, दैट्स ओके। उनके हाथ लगा मेरा आई कार्ड, उसमें लिखा हुआ कि मैं एक वकील हूँ, और वो मेरा बार काउंसिल का आई कार्ड था, यानी चंडीगढ़ हरियाणा का था। तो उनको लगा मैं बड़ा वकील हूँ, तो उन्होंने कहा यार ये तो वकील है, अगर जिंदा रह गया, मार तो दिया इसको हमने, अधवरा तो कर दिया, तो ये परेशान करेगा। अरे बाप रे। फिर डॉक्टर की माँ ने कहा इसको यही मार दो, इसको यही निपटा दो, नहीं तो अस्पताल बंद करा देगा।
Then they assaulted me with a pair of yellow scissors. Complaint में है ये. And that was the only moment when I retaliated. तो मैंने उसको धक्का दिया, सामने वाले बेड पे गिरा, क्योंकि उसके अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं आधे घंटे से पिट ही रहा था, कुछ कर तो रहा नहीं था, उसके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था. और मेरे अंदर एकदम एड्रेनलिन रश हुआ. क्यों? क्योंकि तो फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड में था ना, क्योंकि अगर ना करता तो मैं मर चुका होता. और फिर 90 किलो का मेरा वजन है, शायद उससे भी ज्यादा, 1 आध किलो. मैं उसके पास चढ़ गया. उतना वजन बहुत था उसके लिए दबने के लिए. उतने में कैंची गिर गई. फॉर्चुनेटली मैं तब तक पुलिस वाले आ गए, तो मैं बचा. इसलिए मैं आपके सामने हूँ आज. ये डॉक्टर है, इज अ डॉक्टर. अब मुझे बताइए, ऐसे में जो मैं एथिक्स की बात कर प्रोफेशनल की, ऑपोजिट काउंसिल खड़ा होकर मेरे को बोलेगा कि साहब ये एक्सटॉर्शन के लिए गया था. चल तूने बोल दिया, क्यों? कि यू आर दैट फिल्दी डॉग हु विल डू एनीथिंग. यू आर अ मंकी हु विल डू एनीथिंग फॉर अ बनाना. एक तू मदारी का बंदर है, तू कुछ भी करेगा उस केले के लिए जो तेरी फीस है. माय लॉर्ड जो बैठे हैं वो सुनते रहेंगे. नीचे माय से लॉर्ड ऊपर तक सब कुछ स्टैग्नेट नंगे हैं, हमाम है. Look, they're very transparent guys, man. They're all doing striptease. ये वो शो चल रहा है भाई. बड़े बड़े वकील आते हैं पॉडकास्ट चैनल्स पे, दुष्यंत दवे साहब जैसे, और बड़े बड़े जुडिशरी की दुहाई देते हैं. अरे नीचे के गटर को तो पहले साफ कर लो. यस They are the people who, how many cases are there in Supreme Court pending? 70,000, 80,000, not even a lakh, right? How many are pending in trial courts? You don't even know the count, maybe 5 crores. यस अरे वहां की गंदगी साफ करो. इतनी, और आपको लगता है बहुत मुश्किल है? Every big problem has got the simplest solution. आप हर जज की सिर्फ बेल एप्लीकेशन उठा लो. आप बोलो, हाई कोर्ट में हर कोर्ट के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है जो साल में एक बार रोटी खाने आता है. और वही दिन होता है जब उस दिन उस कोर्ट की सफाई होती है और चूने वूने की लाइनें लगती हैं. आगे पीछे तो गुड़गांव कोर्ट में आ जाइए, इंस्पेक्शन जैसा माहौल होता है. इंस्पेक्शन करने आता है, बस ठीक है, और कुछ नहीं करता, सिर्फ कमरे में बैठ जाता है. हमें तो वो भी नहीं होता कि शायद कमरे में बैठता भी है, नहीं आता गेस्ट हाउस से बाहर. आप हर जज की केवल और केवल रैंडमली 50 बिल एप्लीकेशन ले लो साल की, बेल एप्लीकेशंस जिसमें उसने बेल दी है या नहीं दी. रैंडमली. हाँ तो आपको क्या दिखेगा? 15,000 का गबन, चीटिंग का इल्जाम, 400 बीसी लगी हुई है. अब जज साहब का नाम ले लूंगा क्योंकि फिर मेरे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स की बहुत सारी धमकियां आ जाएंगी, पर मैं फैक्चुअली प्रूव कर सकता हूं. बेल डिनाई कर रखी है. 18-19 साल का लड़का है. ये तो बहुत फ्लिमसी है. 18-19 साल का लड़का है. बहुत जल्दी रिएक्ट करती है मैडम. आप थोड़ा वेट करेगा कि ये मजा खत्म हो जाता है. 6 महीने से 1 साल तक अंदर है वो. हम्म. 15,000 का गबन, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं. 15,000 का गबन, 420 लगी हुई है. 2 बार एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है. साल 6 महीने से साल भर से अंदर है. यहां पर मेरे केस में धारा कौन सी लगी? 379B. सेंटेंस कितना है? 14 साल. हीनियस क्राइम की श्रेणी में आता है. सेशन ट्रायबल, नॉट इवन मजिस्ट्रेट ट्रायबल, सेशन ट्रायबल. एंटीसिपेटरी बेल मिल गई भाई. एंटीसिपेट, अरे बाप रे, एंटीसिपेटरी बेल. मुझे लगा तो ऑन द स्पॉट मिली होगी. एंटीसिपेटरी मिल गई है. एंटीसिपेटरी बेल दूसरे दिन ही मिल गई. अभी तो अरेस्ट भी नहीं हुआ था. हाँ हाँ चले, अब की रूह नहीं अभी हिली, थोड़ी और बुलाया तुम. जज साहब पूछते हैं उससे, मजिस्ट्रेट, नॉट द सेशन जज, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से. बड़े अच्छे किस्से इसमें भी है. वो किस्सा कि भाई, this is an assault on justice. If advocate has been brutally assaulted, तो मैं पूरा लाल पिला था. My face was like a canvas. He has been brutally assaulted. It's like assault on justice. मैं न्यू करे,
बहुत बड़े जज थे वो, अब ट्रांसफर हो गई उनकी। इसने ठाक ले आइए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए मेरे को इसमें। एसएचओ क्या बोलता है जज के आगे, मजिस्ट्रेट के आगे, सॉरी सर मैं ना 5 सितंबर तक कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? सर मेरी है ना वो कॉमनवेल्थ के लिए ड्यूटी लगी हुई है, तो मेरे पास फोर्स नहीं है। भाई पत्थर फेंकेगा ना थाने से तो डॉक्टर के क्लिनिक में जाके गिरेगा, सो क्लोज। हाँ ठीक है। हाँ वो लग रहा है भाग भी नहीं सकता, दैट यू हैव टू डू अ हॉट परसूट, राइट। माँ भी उसकी नामजद है, वो भी नहीं भाग सकती, बुड्ढी है, ना उठा सके तुम बटालियन लेके जाना क्यों है? और एंटिसिपेटरी बेल लग गई, एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, अब एंटिसिपेटरी बेल पे है सर, अब कुछ कर नहीं सकते। तो आप सिर्फ हर जज की ना 50 रैंडमली साल की बेल एप्लीकेशन उठा लो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो चाहे सेशन जज हो, तो देख लो, पता चल जाएगा कितना पानी में है। यू टेस्ट द वाटर दिस वे। वकील साहब, जब हमने आपसे बात करनी शुरू की थी कुछ दिन पहले, और ये तय हुआ था कि हम बात करेंगे, मुझे लग रहा था हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, लेकिन ये इस तरह का खान है कि इसके अंदर से और रास्ते निकलते चले जा रहे हैं, और जिनको जो उतने ही ज़्यादा अहम है। मैं सोच रही थी बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाऊंगी, लेकिन ये तो हम एक ही केस में ही इतना वक्त गुजार दिया हमने। अभी तो इसमें इतना कुछ है कि यू रिक्वायर अ कंप्लीट वेब सीरीज मल्टीपल सीजन वाली, क्योंकि अभी तक मैंने बॉलीवुड के लोग, ओटीटी के लोग सुन रहे हैं, तो वकील साहब से कांटेक्ट करें। वही इन दिस बुक एक्चुअली मैंने जो चैप्टर्स के नाम भी दिए वैसे नाम दिए जैसे वेब सीरीज के एपिसोड्स के नाम होते हैं। राइजिंग ऑफ फेनिक्स, हुडलम, आप लिटरेचर में आपकी दिलचस्पी है, इसलिए वो अपने आप आया होगा ये सारा कुछ, समझ सकती अभी मैंने आपको पुलिस वाला एंगल कवर नहीं किया इसमें, बट यस आई अंडरस्टैंड कि अभी पूरा, अभी तो ये ऑनगोइंग ही है, शायद अभी खत्म तो नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से इफ ऑल गोज वेल मैं 6 महीने में निपटा दूंगा, निपटा देंगे। द मैसेज मस्ट गो, बिकॉज एनीथिंग व्हिच गोज इन दिस नेम, जी जिसमें सिमरन होता है, वो उसकी लीगल टीम देखती है, ठीक है। तो लेट द मैसेज गो टू देम। 6 महीने तक और फ्री हैं, 6 महीने बाद ही विल गो इन हिज अबोर्ड, दैट इज भोंडसी जेल। 7वां महीने नहीं उड़ दूंगा मैं, दैट्स माय कमिटमेंट टू माई सेल्फ। इंसाफ मिले, जो लोग इसमें परेशान हुए, जिसकी जान गई, जिन लोगों ने इसमें अपनी जान पे खेल करके, जैसे आप जैसे लोग हैं, अपनी जान पे खेल करके, या वो जो भाई का साला है जिसको परेशान किया गया, उन सब लोगों को इंसाफ मिले। लेकिन जब ये हो जाए तो आप हम लोगों को, हमारे चैनल को रिविज़िट करिएगा, हमारे दर्शकों को इसका क्लोजर ज़रूर चाहिए होगा, क्योंकि ये बहुत आत्मा को परेशान करने वाला केस बन गया। हम सुन के ही इतने परेशान हो गए, और ये लग रहा था कि क्या सब तरफ अंधेरा है, कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं 6 महीने में कुछ रिजल्ट निकलेगा, तो इंसाफ हो और हमें आप सूचित करें, और हम दोबारा इस पर नजरसानी करें, दोबारा देखें इसको। एक क्लोजिंग बात मैं भी बोल दूं जी। मेरे ख्याल से क्लोजर की जो जर्नी में, हाँ मुझे आप जैसे लोगों का साथ चाहिए हो। ओके। देखिए मेरी मीडिया से बहुत शिकायत थी जो अब दूर हो चुकी है। तो मैं मीडिया से कहता कि लुक, एनफ ऑफ पॉलिटिकल स्टोरीज, 2 नाम जो रेजोनेट करते रहते हैं, एनफ ऑफ इट, प्लीज ब्रिंग द रियल इश्यूज। यस। फाइनली लॉट ऑफ मीडिया चैनल्स हैव कवर्ड इट। इस केस को थोड़ी सी मीडिया कवरेज और मिलती है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ले इस इश्यू की, कोई हाई कोर्ट ले ले, हो सकता है किसी की मरी हुई आत्मा, सोई हुई आत्मा जाग जाए, हो सकता है वो पुलिस कमिश्नर जिसने रिपोर्ट बनवाई मेडिकल नेग्लिजेंस की और देखा कि ऑफेंसेस बनते हैं लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, शायद उस हिज सोल में अवेकन कुछ हो जाए शायद, तो आप लोगों का साथ बने होगा तो इंशाल्लाह जरूर हम सक्सेसफुल होंगे। और मेरे लिए सिमरन अगेन हाँ, आप हैं, सिंबल है उस अन्याय का। यस, जैसे निर्भया है, हाँ, सिमरन इज द सिंबल ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस विक्टिम। यस यस। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका आने का। हम दोबारा मिलें और हम एक कामयाब नज़ीर के साथ आप हमें बताएं कि इस केस में क्या हुआ फाइनली,
और लोगों को इसकी एक सीख मिले कि वो ये नहीं कर सकते इंसानों के साथ में, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स डिलेमा अपनी जगह वो सब रहेगा प्रैक्टिस में, लेकिन जैसे जैसे मशीनरी इवॉल्व हो रही है, बेहतर इक्विपमेंट्स आ रहे हैं मशीन्स के, और इस सब के बीच में जब हम देखते हैं कि एक भी नेग्लिजेंस के केस में एक सज़ा नहीं हुई है या कुछ एक्शन नहीं हुआ है, तो वाकई दिल डूबता है। अभिभावकों को या परिजनों को किसी भी तरह का कानून हाथ में ना लेना पड़े, उनको तोड़फोड़ ना करनी पड़े, उनको डॉक्टरों पर हमला ना करना पड़े। इसका एक ही इलाज है कि लीगल तरीके से इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। Absolutely. हम सब लोग एक समाज के तौर पे इसके लिए कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आज आपके मुझे आने बुलाया, के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.